हेलो नमस्कार गुड इवनिंग। स्वागत है आप सभी का हमारे आज के इस प्यारे से सेशन के अंदर जिसका नाम है बायोलॉजी विशेष। आपका आज के इस प्यारे से सेशन में कोई भी डाउट नहीं रहेगा शेष, क्योंकि हमारा नाम है योगेश। क्या हाल चाल है मेरे लाडलो? फटाफट से एक बार बता दीजिएगा, क्या आप सभी को मेरी आवाज प्रॉपर तरीके से आ रही है? हेलो 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 हेलो, नमस्कार नमस्कार नमस्कार, गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग। क्या हाल चाल आप सभी के? हेलो 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 हेलो, वैष्णवी, कुलदीप भाई, निशांत भाई, सुमित भाई, क्या हाल चाल है आपके? कैसे हैं आप सभी? हेलो 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 अतिका, हेलो करण भाई, क्या हाल चाल? गुड इवनिंग बच्चा, गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग। गौरव भाई, सोफिया, प्रियांशु, अंकिता, वर्षा, क्या हाल चाल? एकदम बढ़िया, फर्स्ट क्लास। आई होप सो आप सभी बहुत शानदार फर्स्ट क्लास होंगे और आप सभी की जो पढ़ाई है वो बहुत अच्छी चल रही होगी। मेरे लाडलो, हमारे इस परिश्रम बेच के आज का ये सेकंड लेक्चर, और इस सेकंड लेक्चर के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन के जो आगे के टॉपिक्स है उसके बारे में। लेकिन आज की क्लास को शुरू करने से पहले मैं ये आपको बता दूं, जो बच्चे नए जुड़े हैं उन्हें मैं ये बता दूं कि मेरे बच्चा, हम एक क्लास हमारे इस बेच के अंदर ऑलरेडी क्या कर चुके हैं, पढ़ चुके हैं। उस लास्ट क्लास के अंदर हमने फ्लावर के बारे में बहुत सारी चीजें पढ़ी थी। स्टार्टिंग के कुछ मिनट जो है, मैं 1 से 2 मिनट, 2 से 4 मिनट जो है मैं आपको क्या कर देता हूँ, उस चीजों को रिवाइज करा देता हूँ। देन फिर हम हमारे आज के सेशन की तरफ क्या करेंगे, बढ़ जाएंगे। मैं एकदम फर्स्ट क्लास हूँ, आप सभी के दुआओं की बदौलत, आप सभी के प्यार की बदौलत एकदम फर्स्ट क्लास हूँ मेरे लाडलो। आई होप सो आप सभी भी बहुत शानदार होंगे और आज के इस सेशन के लिए बहुत ज्यादा क्या होंगे, तैयार होंगे। यस, हेलो 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 हेलो, क्या हालचाल मेरे लाडलो? कैसे हैं आप सभी? कैसे हैं आप सभी? चलिए, आज के इस सेशन की अगर हम बात करें तो आज के इस सेशन के हमारे पास में टॉपिक्स क्या रहने वाले हैं सर जी? कौन सी चीजें ऐसी है जिसके बारे में हम चर्चा करने वाले हैं? कौन से ऐसे टॉपिक है जिनके बारे में हम समझने वाले हैं? तो सबसे पहली चीज जो हम पढ़ने वाले हैं मेरे बच्चा, लघु विजाणु धानी की संरचना के बारे में हम चर्चा करेंगे कि भैया लघु विजाणु धानी की संरचना किस तरह से होती है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। ओके मार्ट साहब। देन इसके बाद में हमारे पास में एक टॉपिक निकल करके आएगा लघु बीजाणु जनन, ठीक है ना, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले बहुत सी जो बातें हैं वो हम क्या कर लेते हैं भैया, शुरू कर लेते हैं। यस, हेलो 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 हेलो, मैथ्स की क्लास ओपन नहीं हो रही, एक बार रिफ्रेश कर लो मेरे बच्चा, स्टार्ट हो जाएगी। गुड इवनिंग बच्चा, गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। मेरे लाडलो, लास्ट के सेशन की अगर मैं थोड़ी सी बात कर लूं तो हमने फ्लावर के डायग्राम के बारे में पढ़ा था, और फ्लावर के डायग्राम के बारे में जब मैंने आपको पढ़ाया था तो मैंने आपसे ये कहा था कि फ्लावर के अंदर 4 अलग अलग पार्ट्स होते हैं, मेनली मुख्यतः 4 हिस्से होते हैं। सबसे पहली चीज हमारे पास में होता है क्या, बाह्यदल होता है। एक अकेला अगर है तो हम उसको बोलते हैं बाह्यदल, और बहुत सारे होते हैं तो उसको हम बोल देते हैं भैया वो बाह्यदलपुंज हो गया। बाह्यदलपुंज या बाह्यदल जो होता है हमारे पास में, ये हरे रंग की संरचना होती है, हरे रंग की संरचना जो कि पुष्प को कलिका अवस्था में क्या करती है, सुरक्षा प्रदान करने का काम करती है। ठीक है ना मेरे लाडले? ओके सर जी, मैं आपको लास्ट के लेक्चर का थोड़ा सा क्या करा रहा हूं, रिवाइज करा रहा हूं, रिवीजन करा रहा हूं। फिर हम हमारे आज के सेशन की तरफ क्या कर जाएंगे, मूव कर जाएंगे। हम आज के सेशन को क्या करेंगे, फिर स्टार्ट करेंगे। सबसे पहला टॉपिक मैं शुरू करूंगा पुंकेसर के बारे में। पुंकेसर के बारे में जितनी भी डिटेल में बातें हैं उनको हम क्या कर लेंगे, चर्चा में लेकर के आएंगे। चलिए, यस, सबसे पहली चीज मेरे लाडलो, हमने फ्लावर के डायग्राम के अंदर बाह्यदल या बाह्यदलपुंज के बारे में पढ़ा था। देन इसके बारे में हमने पढ़ा था दल के बारे में, इसी को हम पंखुड़ी के नाम से भी जानते हैं, और बहुत सारी पंखुड़ियों को हम मिला करके हम नाम दे देते हैं मेरे बच्चा, क्या, बहुत सारी पंखुड़ियों को मिला करके, दल को मिला करके हम नाम दे देते हैं, दल पुंज नाम दे देते हैं मेरे बच्चा। ठीक है सर जी, आज पहली क्लास है, स्वागत है बेटा जी आपकी इस पहली सी क्लास के अंदर। आराम से इत्मीनान से बैठिएगा और बातों को सुनिएगा, धीरे 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 चीजें समझ में आने लगी। ठीक है ना सर? डायग्राम बना लिया है, फ्लावर का डायग्राम बना लिया है, बहुत अच्छी बात है। साथ साथ में नोट्स बनाते हुए चलिएगा, मेरी बातों को समझते हुए चलिएगा। यस, हेलो काम्या, नैना, हाउ आर यू बच्चा? प्रतीक भाई, फिजा जी, चंचल जी, मनीषा जी, सानिया, क्या हाल चाल है? यस, बहुत बढ़िया। तो मेरे लाडलो, हाँ जी, तो मेरे लाडलो, हमने क्या किया था कि भैया फ्लावर के स्ट्रक्चर के बारे में पूरी चर्चा कर ली थी, और फ्लावर के अंदर हमने 2 अलग अलग आवश्यक अंगों के बारे में क्या की थी, चर्चा की थी। आवश्यक अंगों के जरा नाम बता दीजिएगा कमेंट सेक्शन के अंदर, कौन से 2 आवश्यक अंग थे? सर जी 2 आवश्यक अंग थे हमारे पास में, एक का नाम था हमारा पुंकेसर, और दूसरा हमारे पास में था क्या, स्त्रीकेसर। जो पुंकेसर है इसे हम बोलते हैं ये मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, मतलब नर जनन अंग हमारे पास में ये हो चला है। और स्त्रीकेसर की अगर हम बात करें तो ये हमारे पास में मादा जनन अंग था। ये पुष्प के आवश्यक जनन अंग है, मतलब ये तो चाहिए, इसके बिना फ्लावर जो है वो अधूरा है, ये तो चाहिए ही चाहिए, ये है तभी फ्लावर क्या करेगा भैया, जनन कर सकेगा। 2 ऐसे अंग थे जो कि सहायक जनन अंग के अंदर आ रहे थे, जरा उनका नाम कमेंट सेक्शन के अंदर बताइएगा। सहायक जनन अंग के अंदर आने वाले जो 2 अंग है उनका नाम बताइएगा। यस,
सर जी पुंकेसर अगर बहुत सारे हैं तो पुंकेसर का जो समूह होता है, जो ग्रुप होता है, उसे हम क्या नाम दे देते हैं? सर जी उसका नाम होता है हमारे पास में पुमंग नाम हो जाता है। इंग्लिश में बोलते हैं एंड्रोशियम, इसका हमारे पास में नाम हो गया। और बहुत सारे जो स्त्रीकेसर हैं, इसका जो समूह है, इसका जो ग्रुप है मेरे लाडलो, उसे हम नाम दे देते हैं, वो हमारे पास में जायांग हो चला है। इंग्लिश में इसका नाम हो जाता है क्या? गाइनोशियम। इंग्लिश में इसका हमारे पास में नाम हो गया था गाइनोशियम। चलिए, तो एक सवाल मैंने आपसे पूछा कि भैया जो सहायक जनन अंग होते हैं वो कौन से होते हैं? सर जी सहायक जनन अंग की कैटेगरी में बाह्य दल और दल निकल करके आते हैं। बाह्य दलपुंज और दलपुंज हमारे पास में किसके अंदर निकल करके आते हैं? सहायक जनन अंग की कैटेगरी में निकल करके आते हैं। यस, इतनी बातें हमने लास्ट के सेशन में क्या की थी मेरे बच्चा? डिस्कस की थी। आज के इस सेशन में मैं आपको पुंकेसर के बारे में, स्टेमेंस के बारे में क्या करूंगा? बताऊंगा। और ज्यादा हम डिटेल में इसको क्या करने वाले हैं? डिस्कस करने वाले हैं, पढ़ने वाले हैं। डिटेल का मतलब हमारे बोर्ड एग्जाम में सवाल आता है, उस तरह से डिटेल में हम क्या करने वाले हैं? इसको पढ़ने वाले हैं। तो अगर आपकी परमिशन हो, विथ योर परमिशन, हम शुरू करेंगे हमारा आज का ये प्यारा सा सेशन। यस मेरे बच्चा, शुरू कर दे मेरे लाडलो। तो तैयार हैं आप? यस, तैयार है मेरे लाडलो। चलो, सबसे पहली जो चर्चा हम कर रहे हैं वो हमारे पास में है किसके बारे में? पुंकेसर के बारे में। तो हेडिंग डाल दीजिएगा, हेडिंग डाल दीजिएगा पुंकेसर। और पुंकेसर की जो हमारे पास में बातें हैं वो क्या हो रही है? शुरू हो रही है। हर एक चीज, हर एक छोटा सा पॉइंट जो मैं लिखा रहा हूं मेरे लाडले, वो तेरे लिए बहुत ज्यादा आईएमपी, मेरी लाडली बहुत ज्यादा आईएमपी है। इसलिए हर एक पॉइंट को एकदम आराम से, एकदम इत्मीनान से सुनना, इत्मीनान से क्या करना? समझना, और इत्मीनान से क्या करना? लिखना। ठीक है ना? चलो, बहुत बढ़िया। हेलो 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 हेलो, नमस्कार नमस्कार नमस्कार। हम शुरू कर रहे हैं हमारे आज के इस प्यारे से सेशन की पहली बात को। ये है हमारे पास में मेरे लाडलो हमारा पुंकेसर। ये है हमारे पास में कौन? हमारा पुंकेसर। इस तरह से इसका स्ट्रक्चर हमारे पास में दिखाई दे रहा है। एकदम आराम से सुनिएगा। जैसा कि आप सभी को पता है कि जब मैं पढ़ा रहा होता हूं तो मैं आपकी जो चैट है उसको थोड़ा सा ऑफ कर देता हूं, ताकि आपका पूरा की पूरा जो अटेंशन है वो मेरी तरफ रहे। मेरे लाडले, आपका पूरा की पूरा जो अटेंशन है वो मेरी तरफ रहे, इसलिए मैं क्या कर देता हूं? चैट को ऑफ कर देता हूं। ठीक है ना? आराम से सुनिएगा। कोई बच्चा जिसने फर्स्ट सेशन को, पहली क्लास को अटेंड नहीं किया हो, नो डाउट, कोई टेंशन वाली बात नहीं। आराम से बैठ करके बस 10-15 मिनट सुनिएगा, आपको चीजें जो है वो समझ में आने लगेगा। हेलो योगिता, हाउ आर यू? तो चलिए, कुछ ऐसे बच्चे हैं जो क्लास 9th से 10th से पढ़ रहे हैं मेरे साथ में, उनके नाम भी मुझे याद आ गए हैं, मतलब याद हो गए हैं। चलिए, तो सबसे पहली चीज मेरे बच्चा, हेडिंग डालिएगा पुंकेसर स्टेमेन, और इसके बारे में मेरी बातों को ध्यान से सुनते हुए जाइएगा। पुंकेसर की या स्टेमेन की जब हम बात करें, इस तरह से ये हमारे पास में इसका स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है। ये मैंने आपको लास्ट लेक्चर में भी क्या किया था? बताया था। फ्लावर के अंदर ये जुड़ा हुआ रहता है। इसका ऊपर वाला ये जो हिस्सा होता है मेरे बच्चा, ये क्या होता है? इस तरह से फूला हुआ होता है। इसका ऊपर वाला ये जो हिस्सा हमारे पास में देखने को मिल रहा है, ये इस तरह से फूला हुआ देखने को मिल रहा है। अब आप ही से मैं पूछ लेता हूं, मैंने तो आपको पढ़ाया है, मैंने तो आपको बताया है, ये पूरा की पूरा जो स्ट्रक्चर है वो किसका है? पुंकेसर का है। लेकिन इस पूरे स्ट्रक्चर के अंदर मेरे बच्चा दो अलग अलग हिस्सों में ये डिवाइड होता है। ये जो डायग्राम है वो दो अलग अलग हिस्सों में क्या होता है? डिवाइड होता है। कौन से दो हिस्सों में? एक तो है हमारे पास में ये वाला हिस्सा, एक तो है हमारे पास में ये वाला हिस्सा मेरे बच्चा, और दूसरा है हमारे पास में ये वाला हिस्सा। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही? जो ऊपर वाला हिस्सा है मेरे बच्चा, इसका नाम क्या होता है? जो ऊपर वाला हिस्सा है मेरे लाडले, इसका नाम क्या होता है? ऊपर वाले का नाम जरा खटाखट से कमेंट सेक्शन के अंदर बताइएगा। आराम से आराम से आराम से चलते हुए जाइएगा। सर जी ऊपर वाले हिस्से का नाम हमको जरा सोच लेने दो। नीचे वाले हिस्से का नाम सर जी हमको याद आ रहा है, इसे हम बोलते हैं क्या? पूतंतु इसका नाम हो गया। इसका हमारे पास में नाम हो गया है क्या? पूतंतु। या इसी को मेरे बच्चा हम तंतु के नाम से भी क्या कहते हैं? जानते हैं। या तो आप पूतंतु बोल दो, या फिर इसी को आप क्या बोल सकते हो? तंतु के नाम से आप इसको जान सकते हो। इंग्लिश में इसका नाम क्या होता है? तो इंग्लिश में इसे हम बोल देते हैं ये फिलामेंट हो चला है। ये लंबी सी जो डंडी है मेरे बच्चा, इस लंबी सी डंडी का हमारे पास में नाम होता है क्या? फिलामेंट। और ऊपर वाला ये जो फूला हुआ हिस्सा होता है सर जी, इस फूले हुए हिस्से का हमारे पास में नाम हो जाता है क्या? परागकोश। इस फूले हुए हिस्से का हमारे पास में नाम हो जाता है क्या? परागकोश हमारे पास में इसका नाम हो चला है। क्या आपको मेरी ये बात समझ में आ रही है? ये बात मैंने आपको लास्ट लेक्चर में ऑलरेडी पढ़ा रखी है मेरे बच्चा। ये बात मैंने आपको लास्ट लेक्चर में ऑलरेडी पढ़ा रखी। इसी को हमने क्या कहा? ये एंथर हो चला है। ठीक है ना? इसी को हमने कहा मेरे लाडले, ये एंथर हमारे पास में हो चला है। मेरी बात समझ में आ रही? मेरे लाडले, मेरे लाडले, ओ मेरे लाडले, मेरी लाडली, मेरी बात समझ में आ रही है क्या? ओके, ठीक है सर जी। हमने इसका नाम क्या रख दिया था? ये तो था हमारे पास में पूतंतु, या फिर इसी को हमने क्या नाम दिया था? तंतु के नाम से इसको हम जान रहे थे। इंग्लिश में इसका नाम फिलामेंट था। ओके,
ये तो मामूली सी हल्की सी बातें हैं, अभी आगे आगे देखिएगा कहानी के अंदर कुछ अलग अलग बातें निकल करके आती है। देखो ये जो पूरा की पूरा स्ट्रक्चर है मेरे लाडले, इसको हमने किस नाम से जाना है, इस पूरे हिस्से को हम नाम दे देते हैं ये पुंकेसर हो चला। ये पूरा की पूरा हमारे पास में क्या है, पुंकेसर। ठीक है सर जी। इस पुंकेसर का ये जो नीचे वाला हिस्सा होता है ना, ये जुड़ा हुआ होता है किससे, पुष्पासन से जुड़ा हुआ होता है। नीचे वाला हिस्सा जुड़ा हुआ होता है भैया, फ्लावर का नीचे वाला हिस्सा। इस पूरे के पूरे पुंकेसर का ये जो नीचे वाला हिस्सा है, ये क्या है, हमारे पास में जुड़ा हुआ देखने को मिल रहा है। ठीक है सर जी, डन है। इस पूरे के पूरे पुंकेसर का अगर हम इस पूरे के पूरे पुंकेसर का मेरे लाडले अगर हम थोड़ा सिस्टमेटिक एनालिसिस करें, तो ये नीचे वाला जो भाग होता है ना, ये जो नीचे वाला भाग है, एक तो है ये नीचे वाला भाग, और एक है हमारे पास में कौन सा वाला, ये ऊपर वाला भाग हो गया। ये दो अलग अलग हिस्सों में क्या हो गया, देखने को मिल रहा है। ये नीचे वाला ये जो भाग है, इसे हम बोलते हैं ये समीपस्थ हिस्सा है। इसे हमने बोल दिया ये समीपस्थ। सर जी समीपस्थ का मतलब क्या होता है, समीपस्थ छोर इसको बोलते हैं। ध्यान से सुनते हो जाओ, नीचे वाला ये जो भाग है इसको हमने कहा ये समीपस्थ छोर है। समीपस्थ का मतलब होता है पास वाला। समीपस्थ का मतलब होता है पास वाला। जैसे भैया तुम जो हो भैया मेरे दिल के समीपस्थ हो, मतलब दिल के ज्यादा करीब हो, पास में हो, समीपस्थ हो। दूसरा एक शब्द होता है हमारे पास में दूरस्थ। दूरस्थ मतलब जो दूर होता है उसको हम बोल देते हैं वो दूरस्थ हो गया है। तो हमारा ये जो पूरा पुंकेसर है, इसका नीचे वाला जो हिस्सा है इसको हमने कहा समीपस्थ हिस्सा, और ऊपर वाला जो हिस्सा हो गया इसको हमने कहा ये दूरस्थ छोर हो गया है। ये हमारे पास में हो गया है क्या, दूरस्थ छोर हमारे पास में हो चला। मेरी बात समझ पा रहे हो? एक तो है हमारे पास में समीपस्थ छोर, और दूसरा हमारे पास में हो गया है क्या मेरे लाडले, दूरस्थ छोर हमारे पास में हो गया है। ठीक है, बात समझ में आ गई। तो इसका जो समीपस्थ छोर है, मतलब इसका जो नीचे वाला हिस्सा है, ये जुड़ा हुआ होता है। किससे जुड़ा हुआ होता है माट साहब? इसका ये जो नीचे वाला हिस्सा है, समीपस्थ जो छोर होता है, वो जुड़ा हुआ होता है। किससे जुड़ा होता है, ध्यान से सुनना। समीपस्थ छोर पुष्पासन से, किससे जुड़ा होता है, पुष्पासन से। पुष्पासन क्या होता है, ये मैंने पहले मतलब जो फर्स्ट लेक्चर था इससे पहले वाला उसमें बताया था। तो समीपस्थ छोर पुष्पासन से या पुष्प दल से, किससे, पुष्प दल से जुड़ा होता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन, आज तक यहां से ये सवाल बना नहीं है, लेकिन सवाल बन सकता है। हमारे पास में जो तंतु है, इस तंतु का समीपस्थ छोर मतलब नीचे वाला जो हिस्सा है वो किससे जुड़ा होता है? मैक्सिमम लोगों को यही लगता है कि पुष्पासन से जुड़ा होता है। तो आप पुष्पासन बोल रहे हो, ये बात सही होगी, लेकिन पुष्पासन के अलावा भी ये किससे जुड़ सकता है, पुष्प दल से, पंखुड़ी से भी ये जुड़ सकता है। समीपस्थ छोर पुष्पासन से या पुष्प दल से जुड़ा होता है। मेरी बात समझ में आ रही है क्या? ठीक है ना, जुड़ा होता है। मेरी बात समझ में आ गई। तंतु जो है हमारे पास में, जो फिलामेंट जो होता है मेरे लाडले, ये कैसा होता है, ये लंबा हमें देखने को मिलेगा, लंबा और पतला हमारे पास में ये दिखाई देता है। लंबा और हमारे पास में ये कैसा होता है, पतला होता है फिलामेंट। या फिर ये जो हमारे पास में तंतु, ये जो डंडी है वो हमारे पास में पतली होती है और लंबी देखने को मिलती है। इसमें कोई समस्या, कोई कंफ्यूजन अगर आ रही हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। मैंने आपसे सिर्फ इतना कहा, ये पूरा स्ट्रक्चर जो है ये पुंकेसर है, ऊपर वाला फूला हुआ भाग पराकोश, और ये हमारे पास में हो गया तंतु या फिलामेंट। नीचे वाले हिस्से को समीपस्थ, ऊपर वाले को दूरस्थ बोल देते हैं। तो तंतु का जो समीपस्थ छोर है वो पुष्पासन से या पुष्प दल से जुड़ा होता है। इस बात को हमें क्या करना है, ध्यान रखना है। एनी कंफ्यूजन मेरे बच्चा, एनी कंफ्यूजन मेरे लाडले? कोई समस्या इसके अंदर आ रही है क्या मेरे लाडले, बता दे। कोई समस्या इसके अंदर आ रही है क्या मेरे लाडले, बता दे। हाँ जी, बता दो मेरे बच्चा, इसमें कोई समस्या अगर आ रही है तो मुझे बता दो। ठीक है ना? ओके सर, ये क्लास कितने बजे तक चलेगी? अरे भैया अभी तो हमने बोनी शुरू ही की है, मतलब हमने अभी तो क्लास शुरू ही की है मेरे बच्चा। अभी से आप समय सीमा पूछने लगे हो, ये गलत बात है। अभी से आप समय सीमा पूछने लगे हो, ये गलत बात है। चलो आओ सुनाऊं तुम्हें मैं अंडे का फंडा। एक छोटी सी बात सुनाऊं, बहुत आईएमपी से बात है, वेरी 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 आईएमपी बात है। एकदम आराम से सुनना, एकदम इत्मीनान से, ठीक है ना? ओके ओके ओके, देखिएगा हम बात कर रहे हैं, हम चर्चा कर रहे हैं। कुछ डाउट आ गया है क्या, देख लेता हूं मैं इतनी देर में। सर ब्रंत बता दो। ब्रंत का मतलब होता है डंडी, पतली सी। पुष्प दल से कैसे जुड़ा होता है? अटैच्ड होता है बेटा, चिपका हुआ होता है, चिपका हुआ होता है। पुंकेसर के साथ को क्या कहते हैं? पुंकेसर के साथ को
बहुत सारे पुंकेसर एक साथ है तो उसको हम पुमंग बोल देते हैं। गुड़हल में तो ये वतिकांक से जुड़ा रहता है, सही है या गलत है बता दीजिए। बेटा पुष्पासन से या पुष्पदल से जुड़ा होता है, बस हमें इतना सा ध्यान रखना है, हमें ये दो चीज ध्यान रखना है कि पुष्पासन से या पुष्पदल से जुड़ा हुआ होता है, ठीक है ना। और आओ सुनो जरा ध्यान से, ये जो ऊपर वाला डायग्राम है, ये जो ऊपर वाला हिस्सा है, हम इसके बारे में क्या कर रहे हैं, डिटेल में पढ़ रहे हैं। इस ऊपर वाले डायग्राम को, इस ऊपर वाले हिस्से को बेटा जी हम क्या कर रहे हैं, थोड़ा सा डिटेल में देख रहे हैं, तो इसको जरा ध्यान से समझने का प्रयास कीजिए। ये जो डायग्राम है, ये जो डायग्राम है, इसको हम क्या कर रहे हैं, थोड़ा सा डिटेल में देख रहे हैं। देखो इस पूरे ऊपर वाले हिस्से को, इस ऊपर वाले हिस्से को जब हम बहुत अच्छे से देखते हैं, जूम करके देखते हैं, तो हमें कुछ अलग अलग चीजें नोटिस करने को मिलती है। कैसी चीजें, देखो ये जो पूरा की पूरा बेटा जी परागकोश है, ये इस तरह से, जो पूरा की पूरा परागकोश है वो कुछ इस तरह से आपको क्या होता है, दिखाई देता है। जरा ध्यान से देखना। अरे यार बहुत बड़ा बन रहा है, थोड़ा सा छोटा। इस तरह से मेरे लाडलो हम बात कर रहे हैं इस ऊपर वाले परागकोश की। हम परागकोश को क्या कर रहे हैं, जूम करके देख रहे हैं। हम देखना चाह रहे हैं किसको, परागकोश को। और परागकोश को हम जूम करके क्या कर रहे हैं भाई साहब, देखने की कोशिश कर रहे हैं, देखने का प्रयास कर रहे हैं। ठीक है सर जी, मार्ट साहब ठीक 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 वह है हमारे पास में। चलो हम बात कर रहे हैं किसकी, हमारे परागकोश की। और इस परागकोश को अब हम थोड़ा सा जूम करके क्या कर रहे हैं, देख रहे हैं। जरा ध्यान से देखो, ये है पूरा की पूरा आपका परागकोश, ये है आपका पूरा की पूरा परागकोश। इस परागकोश के अंदर मेरे बच्चा आपको दो अलग अलग हिस्से देखने को मिलेंगे। परागकोश के अंदर आपको दो अलग अलग हिस्से देखने को मिलेंगे। किस तरह से, देखो ऊपर का ये पूरा की पूरा, ये ऊपर का पूरा की पूरा ये जो हिस्सा है, ये हमने कहा भैया ये हमारा परागकोश, ये हमारा परागकोश, ये हमारा परागकोश। इस तरह से ये जो नीचे की साइड वाली आपको दिखाई दे रही है, ये क्या हो गई, इसकी डंडी हो गई है, मतलब तंतु हो गया। और ऊपर वाला ये क्या है हमारे पास में, ये फूला हुआ, ये ऊपर वाला हमने हिस्सा इसका देखा है फूला हुआ। इस ऊपर वाले फूले हुए हिस्से के अंदर आपको दो अलग अलग पार्ट देखने को मिलते हैं, दो अलग अलग पोर्शन देखने को मिलते हैं, दो अलग अलग हिस्से। इसके अंदर हमें दो अलग अलग हिस्से देखने को मिलेंगे। देखो भैया बीच से एक इधर वाला हिस्सा हो गया और एक इधर वाला हिस्सा हमारे पास में हो गया। ध्यान से सुनना, एकदम आराम से सुनना। ये है ऊपर का हमारे पास में फूला हुआ परागकोश। इस परागकोश के अंदर अगर हम ध्यान से देखें तो दो अलग अलग हिस्सों में क्या होता है, ये बटा हुआ होता है, डिवाइडेड होता है। दो अलग अलग हिस्सों में ये डिवाइडेड होता है, बटा हुआ होता है। परागकोश दो अलग अलग हिस्सों में बटा होता है, इसलिए हम बोलते हैं ये द्विपालित है। फिर से सुनो, दो हिस्सों में बटा हुआ है, इसलिए इसको हम बोलते हैं क्या, द्विपालित। आपको यहां पे ये इमेज दिखाई दे रही है, पूरा ऊपर वाला परागकोश। अगर आप इसको अलग करोगे तो इसके दो अलग अलग हिस्से होते हैं, एक हिस्सा ये हो गया और एक हिस्सा ये हो गया। दो अलग अलग हिस्से होते हैं, दो भागों से मिलकर के ये बना हुआ होता है। इसलिए हम कहते हैं कि भाई साहब हमारे पास में जो हमारा परागकोश है ये द्विपालित संरचना है। परागकोश कैसा है मेरे बच्चा, द्विपालित संरचना। द्विपालित, मेरी बात समझ में आ गई है क्या? द्विपालित का मतलब क्या है, दो अलग अलग हिस्सों में क्या होता है, ये बटा हुआ होता है। इसलिए हमने कहा भैया ये द्विपालित हमारे पास में क्या होगी, ये संरचना होगी। एनी कंफ्यूजन, कोई समस्या इसके अंदर? दो अलग अलग हिस्सों में क्या है, बटा हुआ, एक इधर वाला हिस्सा और एक उधर वाला हिस्सा, दो हिस्सों में बटा हुआ, इसलिए हमने कहा यह द्विपालित है। हिस्से को हमने कहा पाली, तो दो पालियों में बटा, इसलिए द्विपालित संरचना हमारे पास में होगी। ओके, अगली बात जरा ध्यान से सुनिएगा। हर एक पाली के अंदर एक इधर वाली पाली और एक उधर वाली पारी, एक इधर वाली पारी है और एक उधर वाली पारी है। तो हर एक पाली के अंदर मेरे बच्चा दो अलग अलग आपको क्या देखने को मिलेंगी, थैलियां देखने को मिलेंगी। हर एक पाली के अंदर आपको दो अलग अलग थैलियां देखने को मिल रही है। फॉर एग्जाम्पल के लिए ये इधर वाली पाली की बात करें तो यहां पे ये एक थैली पड़ी हुई है, ठीक है सर जी। सेम एज इट इज यहां पर दूसरी थैली भी क्या है भैया, पड़ी हुई हमें देखने को मिल रही है। हमारे पास में सेम एज इट इज दूसरी भी क्या हो रही है, हमारे पास में थैली देखने को मिल रही है। ये यहां पर दूसरी वाली थैली हो गई, समझ पा रहे हो मेरी बात को?
ये इधर वाला एक हिस्सा था, इस वाले हिस्से के अंदर कितनी पालियां हो गई? 2 पालियां। यहां से मैं सवाल कराऊंगा 2 सवाल, और गारंटी है मेरे बच्चा कि 90% से ज्यादा बच्चा इसका आंसर सही नहीं दे पाएगा, क्योंकि आप ध्यान से अगर नहीं सुनोगे तो सवाल आपको कंफ्यूज कर जाएगा। मेरी बात को ध्यान से सुनना। मैंने आपसे कहा ये परागकोश है, इसके 2 हिस्से, एक उधर वाला और एक इधर वाला हो गया। इधर वाला हिस्सा, इधर वाला हिस्सा, 2 अलग अलग हिस्से, इसलिए हमने कहा ये द्विपालित हो गई। और एक पाली में, ये इधर वाली साइड को हमने कहा ये एक पाली के अंदर ये 2 क्या दिखाई दे रही है? हमें थैलियां दिखाई दे रही है। 2 हमें थैलियां दिखाई दे रही। हमने कहा कि भैया एक पाली में हमारे पास में क्या होता है? 2 थैलियां होती है, 2 कोष्ठ होते हैं। थैली होती है या कोष्ठ होते हैं। एक पाली के अंदर 2 हमारे पास में क्या होते हैं? कोष्ठ होते हैं या थैलियां होती है। इसलिए हमने कहा कि भैया ये द्विकोष्ठीय होगा। अलग अलग शब्द चल रहे हैं, अलग अलग शब्दों का मीनिंग में समझाता हुआ चल रहा हूं, ठीक है ना। तो एक पाली में 2 कोष्ठ होते हैं। 2 कोष्ठ, कोष्ठ का मतलब होता है चेंबर, थैलियां। एक पाली में 2 चेंबर, 2 कोष्ठ, 2 थैलियां होती हैं, 2 कोष्ठ होते हैं। इसलिए मेरे लाडले होते हैं, इसलिए हम इस पूरे की पूरे परागकोश को बोल देते हैं कि भैया ये कैसा है? ये द्विकोष्ठीय है। हमने कहा कि ये कैसा हो गया है? द्विकोष्ठीय हो गया। तो आपसे पूछा जाए कि परागकोश कैसा होता है? ये द्विकोष्ठीय होता है। परागकोश कैसा होता है? तो हम कहेंगे भैया ये द्विकोष्ठीय हमारे पास में हो चला है। क्यों कहा द्विकोष्ठीय? क्योंकि ये एक इसकी पाली के अंदर, एक हिस्से के अंदर इसमें 2 कोष्ठ होते हैं, इसलिए हमने इसको कहा ये द्विकोष्ठीय हो गया। इंग्लिश में बोलते हैं डायथीकस। इंग्लिश में बोलते हैं डायथीकस, इसका इंग्लिश में हमारे पास में नाम होता है, डायथीकस होता है। ठीक है मेरे बच्चा, एनी कंफ्यूजन मेरे लाडले? कोई समस्या इसके अंदर नजर आ रही है क्या? कोई समस्या, कोई परेशानी, कोई समस्या, कोई परेशानी नजर आ रही है क्या? ठीक है, तो 2 हिस्सों में बटा हुआ होता है। एक पाली में कितनी थैलियां होती है? 2 पाली। एक पाली में कितनी थैलियां होती है? 2 थैलियां, 2 कोष्ठ होते हैं। मैं आपसे एक सवाल पूछ रहा हूं, उस सवाल का आंसर कमेंट सेक्शन में बताना। पहली बात मैंने आपसे कही कि एक परागकोश में टोटल कितनी पाली? 2 पाली। एक परागकोश में टोटल कितनी पाली है? 2 पाली है, 2 पाली। और एक पाली के अंदर कितने कोष्ठ है? 2 हो गए। तो टोटल कितने कोष्ठ होते हैं? टोटल कितनी इसमें थैलियां होती है? जल्दी से बताओ कमेंट सेक्शन के अंदर, टोटल कितनी इसके अंदर थैलियां होती हैं? टोटल कितनी इसके अंदर थैलियां होती हैं? बताइएगा बच्चा जी, ध्यान से सुनो और ध्यान से इसका जवाब दे दो। मैंने क्या कहा कि इसमें 2 पालियां, ठीक है। एक हिस्से में, एक पाली में कितनी थैलियां? 2 थैलियां। तो टोटल कितनी थैलियां हैं? सर जी सीधी सी बात, बिना किसी बकवास, टोटल हमारे पास में देखो, इधर वाली एक पाली में 2 थैली थी सर जी। बिल्कुल सर जी, एक पाली में हमारे पास में कितनी थैली थी? 2 थैली। तो यहां पे हमारे पास में टोटल कितनी हो जाएगी मार्ट साहब? टोटल हमारे पास में हो जाएगी 4 थैलियां, ठीक है ना। हमारे पास में टोटल कितनी थैलियां हो गई हैं? 4 थैलियां हो चली मेरे लाडले, 4 थैलियां। इसलिए हम बोलते हैं कि हमारा जो परागकोश होता है मेरे बच्चा, ये टेट्रास्पोरेंजिएट होता है। केमिस्ट्री वाले मार्ट साहब दाढ़ी बड़ी कर करके बोलते हैं मेरे बच्चा कि 4 के लिए हम यूज करते हैं टेट्रा। एक, अगर कोई चीज एक है तो उसके लिए हम करते हैं मोनो वर्ड यूज करते हैं। 2 के लिए डाई वर्ड यूज करते हैं। 3 के लिए मेरे बच्चा ट्राई शब्द यूज करते हैं। और 4 के लिए हम शब्द यूज करते हैं कौन सा? टेट्रा। तो परागकोश जो होता है, इसके अंदर आपको 4 थैलियां देखने को मिलती है, 4 लघु बीजाणु धानियां देखने को मिलती है, 4 थैलियां देखने को मिलती है। इसलिए हम बोल देते हैं ये टेट्रास्पोरेंजिएट है। टेट्रा का मतलब होता है 4 और स्पोरेंजिएट का मतलब क्या हो गया? इन थैलियों का नाम है स्पोरेंजिया, इसलिए इसको हमने कहा टेट्रास्पोरेंजिया। मेरी बात समझ में आ गई क्या? टेट्रास्पोरेंजिएट, टेट्रास्पोरेंजिएट। सर इंग्लिश में क्यों लिखा? क्योंकि ये शब्द इंग्लिश में ही आएगा, ठीक है ना, इंग्लिश में ही आएगा। 4 इसके अंदर क्या आती है मेरे बच्चा? 4 हमारे पास में लघु बीजाणु धानियां इसके अंदर देखने को मिलती है, इसलिए इसे हमने कहा ये टेट्रास्पोरेंजिएट हो गया। ये तीनों पॉइंट अगर समझ में आ गए हैं तो फायर इमोजी दनादन तरीके से क्या कर दीजिएगा? भेज दीजिएगा। अगर ये तीनों पॉइंट समझ में आ गए हैं तो दनादन से फायर इमोजी क्या कर दीजिएगा? भेज दीजिएगा। एनी कंफ्यूजन? ठीक है ना, एनी कंफ्यूजन मेरे लाडले? हाँ जी,
साथ साथ ये चीजें लिखते हुए चलना मेरे बच्चा आपके फायदे के लिए है, आपके भले के लिए। ठीक है मेरे बच्चा, ओके मेरे लाडले, डन 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 मेरे बच्चा। चलिए, टेट्रास्पोरेंजिएट, सर जी इसका मीनिंग लिख दो यहां पे, टेट्रास्पोरेंजिएट का। क्यों कहा मेरे बच्चा मैंने टेट्रास्पोरेंजिएट? क्योंकि इसमें चार क्या होती है? लघु बीजाणु, चार लघु बीजाणु धानियां होती है, चार थैलियां होती है, इसमें धानियां होती है। आपको आगे चल करके मैं लघु बीजाणु धानी का मतलब क्या होगा ये भी बता दूंगा, कि लघु बीजाणु धानी का मतलब क्या होता है ये भी अभी मैं बताऊंगा। ठीक है ना? तो टेट्रास्पोरेंजिएट क्यों कहा? क्योंकि यहां पे चार लघु बीजाणु धानी होती है। चलिए, एक लास्ट पॉइंट इस परागकोश के बारे में, एक लास्ट पॉइंट मैं आपको बता देता हूं, सेकेंड लास्ट पॉइंट। इस परागकोश के अंदर बेटा चार कोने होते हैं, एक इधर का कोना हो गया, एक इधर का कोना, एक इधर का कोना, एक इधर का कोना, चार कोने हैं, इसलिए इसको हम बोलते हैं बेटा ये चतुष्कोणीय है। परागकोश की जब हम बात कर रहे हैं तो परागकोश के अंदर चार कोने होते हैं, और चार कोने होने की वजह से इसे हम चतुष्कोणीय कहते हैं। चतुष्कोणीय इसका हमारे पास में क्या हो गया भैया? स्ट्रक्चर हो गया। मेरी बात समझ में आ गई है? चतुष्कोणीय क्यों कहा? क्योंकि इसके चार अलग अलग कोने हैं। जैसे आपके घर का जो कमरा है उसमें भी चार कोने हैं, इसलिए आपका घर का जो कमरा है, आपका जो रूम है मेरे बच्चा, वो चतुष्कोणीय है, चार कोने हैं। इसमें भी चार कोने थे, इसलिए हमारे पास में चतुष्कोणीय हो गया। एनी कंफ्यूजन? ओके मेरे लाडले, टॉपिक्स होने दो, ये टॉपिक पूरा कंप्लीट होने दो, उसके बाद में इससे रिलेटेड जो भी तुम्हारे डाउट्स है वो मैं देख लूंगा। ठीक है ना? एनी कंफ्यूजन मेरे बच्चा? चलिए, वन लास्ट पॉइंट जो इसके बारे में मैं आपको बता देता हूं, एक लास्ट पॉइंट जो इसके बारे में आपको बता रहा हूं। सर जी ये जो थैली है ये क्या चीज है? ये परागकोश का काम क्या है? परागकोश के अंदर मेरे बच्चा एक छोटी सी कोशिका बनती है। परागकोश के अंदर छोटी छोटी सी क्या बनती है? कोशिकाएं बनती है, और उन कोशिकाओं को हम नाम दे देते हैं मेरे लाडले परागकण। उन कोशिकाओं को मेरे लाडले हम नाम दे देते हैं क्या? परागकण। मेरी बात समझ में आ रही है? कोशिकाओं को हम नाम दे देते हैं क्या? परागकण। मेरी बात समझ में आ रही है क्या? तो यहां पर आपसे अगर पूछा जाए कि भैया परागकोश का क्या काम होता है, परागकोश जो होता है वो परागकणों का निर्माण करता है। किसका? परागकणों का। सर परागकण क्या है? एक कोशिका है। आपको इस चैप्टर में आगे पता चलेगा कि परागकण का मतलब क्या होता है। ये एक तरह की कोशिका होती है। ठीक है ना? तो पुंकेसर से रिलेटेड सारी चीज जो है मेरे बच्चा वो मैंने आपको क्या की है? बताई है। मैं आपको कुछ सवाल अब दे रहा हूं, उसके बाद में आपसे इससे रिलेटेड डाउट भी पूछूंगा। चलो देखो, ये डायग्राम आपको आपकी बुक्स के अंदर देखने को मिलेगा। ऊपर वाला हिस्सा एंथर, इसी को हमने क्या कहा था? परागकोश कहा था। नीचे वाला जो हिस्सा है इसको हमने फिलामेंट कहा है। इसी को हम तंतु, पुतंतु या व्रंत के नाम से क्या करते हैं? जानते हैं। इसको बहुत अच्छे से अगर हम देखेंगे तो चार कोने दिखाई दे रहे हैं, इनके अंदर चार थैलियां होती है, इसलिए हम बोलते हैं ये टेट्रास्पोरेंजिएट हो गए। इसके अंदर किसका निर्माण होता है? तो सर जी परागकण का निर्माण होता है। ओके सर, सवाल कैसा पूछा जाएगा? सवाल यूपी बोर्ड के अंदर 2024 और 26 में आया हुआ है। 2024 और 26 के अंदर आया हुआ सवाल है। 26 मतलब अभी 2 महीने पहले इसमें सवाल आया था। 2 महीने पहले यहां से सवाल आया था। क्या पूछा गया कि परागकण पुष्प के किस अंग के भीतर निर्मित होते हैं? परागकण जो होते हैं वो पुष्प के किस अंग के अंदर निर्मित होते हैं, ये हमसे पूछा गया है। आपके पास में 4 ऑप्शन है मेरे बच्चा, इन ऑप्शन में से सही जवाब को सिलेक्ट कीजिएगा। 4 ऑप्शन है, इनमें से सही जवाब को क्या कीजिएगा? सिलेक्ट कीजिए। आराम से सुनिएगा, आराम से सुनिए, आराम से बातों को समझने का प्रयास कीजिएगा। अभी मैंने आपको क्या किया था? यहाँ पे डायग्राम समझाया था। मैंने आपसे कहा था कि भैया सर जी परागकोश के अंदर यहाँ पे ये 4 थैलियां होती हैं, और ये 4 थैलियां क्या कहलाती है? लघु बीजाणु धानी कहलाती है। यहीं पर किसका निर्माण होता है मेरे बच्चा? ये यहीं पर किसका निर्माण होता है ये मैंने आपको बताया था। चलो पोल स्टार्ट है, पोल स्टार्ट है, बताइएगा। इस सवाल का करेक्ट आंसर दीजिएगा। यस, ओके। हेलो प्रीति, खुशी ने आंसर दे दिया है, कशिश शिव मंगल भाई ने आंसर दे दिया, प्रतीक्षा जी ने, राखी ने, सचिन ने, आदर्श ने, आयुष ने, तानिया मित्तल, वेहो जी ने, अलका जी ने, श्वेता, फरहान भाई ने। चलिए
करेक्ट आंसर हमारे पास में क्या निकल करके आता है मेरे बच्चा, मैंने अभी बताया था, लघु बीजाणुधानी के अंदर मेरे बच्चा किसका निर्माण होता है, पराग कण का फॉर्मेशन होता है। तो करेक्ट जो आंसर हम लिखेंगे इसके अंदर वो आता है क्या, ए इज द करेक्ट आंसर। ए पे लॉक लगा डाला, लाइव झिंगा डाला, 94% बच्चों ने आंसर दे डाला। वेल डन मेरे लाडलो, बहुत शानदार। चलिए बहुत आराम से, प्लीज 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 बहुत आराम से सवाल को रीड करना और फिर उसका जवाब देना, क्योंकि इस तरह के सवाल आपके बोर्ड एग्जाम के अंदर आते हुए मिलेंगे, आपके बोर्ड एग्जाम के अंदर आपको देखने को मिलेंगे। ये सवाल आज तक आया नहीं है लेकिन सवाल आ सकता है, ठीक है ना। हम वो सवाल भी करेंगे जो बोर्ड एग्जाम में आए हुए हैं और हम वो सवाल भी करेंगे जो बोर्ड एग्जाम में आने के चांसेस हैं। सवाल बहुत बेहतरीन सा है, आराम से इसका जवाब दीजिएगा। सवाल में पूछा गया है एक परागकोश में लघु बीजाणुधानी की संख्या क्या होती है। कंफ्यूजन होगा, डेफिनेटली कंफ्यूजन होना ही चाहिए। कमेंट सेक्शन में ए बी सी डी इसमें से कौन सा सही ऑप्शन है ये बताइएगा। पोल स्टार्ट कर दिया है मैंने, यस। अलग अलग आंसर आ रहा है देवियों देवताओं का, अलग अलग आंसर आ रहा है। अलग अलग आंसर आ रहा है बेटा जी। साथ के साथ जैसे जैसे मैं लिख रहा हूं वैसे वैसे नोट्स बनाते हुए चलना। आपको सबसे बेहतरीन नोट्स जो है, सरकार के नोट्स जो हैं, वो सबसे बेहतरीन नोट्स आपको खुद से बनाने हैं। मैं चैप्टर एंड होने के बाद में पीडीएफ जरूर अपलोड करवाऊंगा नोट्स वगैरह की, शॉर्ट नोट्स की, लेकिन मेरे बच्चा खुद से लिखी हुई चीजें हमारे लिए ज्यादा फायदेमंद होती है, ये बात याद रखिएगा। और ये बात मैं आपके भले ही के लिए बोल रहा हूं। थोड़ा सा समय आपका खराब होगा लेकिन जब आप खुद से नोट्स बनाते हो उसका फायदा आपको लॉन्ग टर्म में बहुत ज्यादा होता है। चलिए इस सवाल का करेक्ट आंसर हमारे पास में आता है सी। परागकोश में लघु बीजाणुधानी की संख्या कितनी होती है, 4 होती है। आप में से मैक्सिमम बच्चों ने इस 2 के ऊपर भी क्या किया होगा, क्लिक किया होगा। चलिए तो 75% बच्चों ने आंसर दिया सी और 18% बच्चों ने ए के ऊपर टिक किया है। मुझे पता था कि 2 तरह के अभी मतलब आपको आंसर 2 तरह से आप आंसर दोगे, या तो ए के ऊपर टिक करोगे या फिर सी के ऊपर टिक करोगे, ठीक है ना। करेक्ट आंसर क्या होगा, सी होगा। सर जी क्यों सी होगा, कैसे सी होगा, धीरे धीरे मैं बताऊंगा। यह सवाल में पूछा था कि एक परागकोश में लघु बीजाणुधानी की संख्या कितनी होती है, पूरे परागकोश के अंदर लघु बीजाणुधानी की संख्या क्या होती है, यह पूछा है। सवाल को हल्का सा एक जरा सा मैंने सवाल को चेंज करके पूछा। अब सवाल को एकदम हल्का सा चेंज किया मेरे बच्चा और आंसर क्या होगा अब चेंज होता हुआ दिखेगा। बताओ, सवाल को एकदम हल्का सा चेंज किया मैंने। सर पोल की दिक्कत है मेरे बच्चा, अगर आपका नेटवर्क बहुत स्ट्रांग है तो पोल बहुत अच्छे से आ जाएगा यार, ठीक है ना। ओके सलोनी जी, और अगर नेटवर्क में थोड़ा बहुत भी आगे पीछे होगा तो पोल आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम देगा, इसलिए मतलब कोशिश करना कि अच्छा नेटवर्क हो। और अगर ठीक है, मतलब आपका आंसर बेटा अपनी ईमानदारी से बनना चाहिए। पोल अगर नहीं भी आए तो भी आंसर आपको ईमानदारी से बनना चाहिए। चलिए पोल स्टार्ट कर दिया मेरे बच्चा आराम से, इसलिए मैंने कहा था आराम से रीड करना। एक ही कॉन्सेप्ट सेम, कोई चेंज नहीं कॉन्सेप्ट, बस हल्के से शब्द में मैंने उलटफेर किया है मेरे बच्चा, बस शब्द में उलटफेर किया और आंसर में क्या हुआ, चेंज हुआ। आपके एग्जाम्स के अंदर भी ऐसा ही होगा, हल्के से शब्दों के अंदर क्या किया जाएगा, चेंज किया जाएगा। ओके मेरे लाडले, ठीक है मेरे बच्चा, ठीक है क्या, बहुत बढ़िया। तो आप में से मैक्सिमम बच्चे अब इस सवाल का आंसर सही दे रहे हैं और मेरा ये प्रिडिक्शन है कि मोर देन 85% से ज्यादा बच्चों का आंसर सही होगा। मोर देन 85% से बच्चों का ज्यादा। एक परागकोश की प्रत्येक पाली में लघु बीजाणुधानी की संख्या कितनी पाली होती है, 2 पालियां। एक पाली में 2 लघु बीजाणुधानी, दूसरी पाली में 2, टोटल अगर पूछा जाएगा तो 4 बोलेंगे और एक पाली में अगर पूछा जाएगा तो हम कहेंगे कि 2 हमारे पास में क्या होती है, लघु बीजाणुधानियां होती है। ए इज द करेक्ट आंसर। 84% बच्चों ने आंसर दिया है, रह गया थोड़ा सा, रह गया 85 से। हाँ जी 11% बच्चे अब सी के ऊपर जा रहे हैं। मेरे लाडलो थोड़े से कंफ्यूज हुए हो आप, अब कहां पर गलती हुई आपको ये सोचना है। मैंने यहां पे आपको बहुत क्लियर कट बताया है। एक पाली में 2 कोष्ठ होते हैं, 2 थैलियां होती है एक पाली में, एक पाली में 2 थैलियां, एक पाली में 2, टोटल कितनी पालियां, 2।
टोटल परागकोश में कितनी होती है? 4। समझ में आ गया है? एक बार फायर इमोजी भेजिएगा दन दनादन तरीके से। चलिए वन मोर क्वेश्चन, एक और सवाल मैंने आपकी तरफ भेजा है, इस सवाल का जरा आंसर दीजिएगा, आराम से रीड करके इस सवाल का आंसर दीजिएगा। यस, ऑल ओके, ऑल ओके मेरे बच्चा। हाँ जी, एक और सवाल, और इस सवाल के बाद में मेरे बच्चा मैं इससे रिलेटेड जो आपके डाउट है वो देखूंगा। चलिए पोल स्टार्ट कर दो। ओके, पोल स्टार्टेड। परागकोश की संरचना होती है, परागकोश की संरचना होती है। हो मेरी उम्र के नौजवानों। यार आप में से बहुत सारे नाम ऐसे हैं जो मुझे मतलब ऐसा महसूस होते हैं कि बहुत लंबे समय से वो नाम जुड़े हुए हैं, है ना। चलिए मैक्सिमम बच्चों ने इसका आंसर दिया है। अच्छा एक चीज तुम लोगों को मैं बताऊं, तो एक चीज तुम लोगों को बताऊं, तुम लोगों के कमेंट में ये जो एक ऐसा आ रहा होगा ना रेड कलर का, ब्लू कलर का, ये अलग अलग उस पर कुछ नंबर लिखे आ रहे हैं, 2 1 ऐसा कुछ लिखा हुआ है। तो इससे हमें ये पता चलता है कि आप कितने दिनों से कंटिन्यूसली क्लासेस अटेंड कर रहे हो, ठीक है ना। ये जो जैसे तुम लोग स्नैप वगैरह चलाते हो उसमें कैसे स्ट्रीक बनती है, तो वैसे इसमें भी पता चलता है कि आप इतने दिनों से कंटिन्यूसली क्लास देख रहे हो, ठीक है। तो करेक्ट आंसर क्या आता है? चतुष्कोणी। ए इज द करेक्ट आंसर। ए पे लॉक लगाया। 95% बच्चों ने क्या किया है? आंसर दिया है। बहुत बढ़िया, वेल डन। अभी तक टोटल मैंने आपको कितने सवाल कराए हैं? मैंने टोटल 4 सवाल कराए हैं और लक्ष्य भाई ने चारों सवाल के आंसर दिए। मयंक, साक्षी, आयुष, शिखा, अक्षित, अनिकेत, प्रिया, वंशी और कनिष्क फातिमा जी। चलिए बहुत बढ़िया, मजे 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 मजे। कोई समस्या थी इसमें? नहीं। चलो आओ, कुछ डाउट है, मैं डाउट देख लेता हूं उसके बाद में। सर आपने जो फ्लावर डायग्राम बताया था वो मेरे स्कूल सर रॉन्ग बता रहे हैं मेरे बच्चा। मेरे लाडले, देखो एक चीज मैं तुम लोगों को मैं बता दूं, आपके साथ में बहुत बड़ी समस्या ये चलेगी। आप अपने नोट जब किसी और को दिखाओगे तो 2 चीज होगी, या तो वो आपसे बहुत ज्यादा इंप्रेस होगा या वो आपसे बहुत ज्यादा जलस होगा। 2 चीज होगी, या तो वो आपसे बहुत ज्यादा इंप्रेस या बहुत ज्यादा जलस। अगर वो आपका शुभ चिंतक हुआ तो वो आपसे इंप्रेस होगा, और अगर वो आपका अशुभ चिंतक हुआ तो वो आपसे जलस होगा। हम जो चीजें कर रहे हैं, हम जो डायग्राम्स बना रहे हैं वो एक्यूरेट है मेरे बच्चा, उसमें 1% भी कहीं से कहीं तक कुछ भी मिस्टेक फॉल्ट नहीं। आपको आंख बंद करके सरकार के ऊपर, मेरे ऊपर मेरे बच्चा भरोसा रखना है, ठीक है ना। अगर मैंने कराया है तो वो सही है, ठीक है ना। जब क्लास 10th में मेरे नोट्स, कोई मेरे क्लास 10 के नोट्स मेरा बच्चा जो है वो कहीं और दिखाता है तो 2 चीज होती है, या तो टीचर तारीफ करते हो अरे कहाँ से पढ़ रहे हो और ये और वो, या तो फिर बोलते हैं कि नहीं ये तो गलत है, तो ऐसा है वैसा है। तो वो 2 चीज चलती है, तो वो इंप्रेस होते हैं या तो फिर जेलस होते हैं। तो टेंशन नहीं लेना, आपकी हर एक चीज जो है वो एकदम एक्यूरेट चल रही है, टॉप ऑन टॉप चल रही है। कहीं से कहीं तक आपका 1 नंबर नहीं कटेगा अगर आप इन डायग्राम्स को बना रहे हो तो, ठीक है ना। एटीपी सर से बात मैं जरूर करवा दूंगा अभी। चलिए, स्टेमेन किसे कहते हैं? हाँ जी, बहुत अच्छा सवाल पूछ लिया, बहुत अच्छा सवाल पूछ लिया। सर जी स्टेमेन तो बताया ही नहीं। स्टेमेन बेटा ये पूरा जो डायग्राम है ना, इस पूरे डायग्राम को ही हम पुंकेसर बोलते हैं। ये जो डायग्राम है ना, ये जो पूरा मैंने ऊपर से नीचे तक बनाया, ये पुंकेसर है। ये पूरा जो बनाया मैंने ये पुंकेसर है। इसी को हम इंग्लिश में क्या नाम दे रहे हैं? स्टेमेन दे रहे हैं, ठीक है मेरे मुन्ना। ओके मेरे लाडली, चलो इसको हमने क्या नाम दिया? पुंकेसर या स्टेमेन नाम दिया। चलो बायो पूरी कंप्लीट कर ली है, शॉर्ट एंड लॉन्ग नोट्स दोनों ही लिए है। तो सर अब मुझे दोबारा नोट्स नहीं बनाने चाहिए क्योंकि सब कुछ सिमिलर है। हाँ बेटा सिमंगल जी, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। आपने इन्फिनिटी ले लिया, पुराने पेजेस से आपने पढ़ लिया, उसमें मैंने नोट्स बनवाए हैं, तो आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, आप रिवाइज कर लो बस। फिलामेंट का क्या फंक्शन होता है? बेटा कोई फंक्शन नहीं होता फिलामेंट का, बस वो उसको ऐसे ऊपर ऐसे पकड़ करके रखता है, ठीक है ना, खड़ा करके रखता है उसको, बस इतना ही उसका फंक्शन होता है। अगर तीन परागकण हुए तो क्या निषेचन होगा? निषेचन के बारे में मेरे बच्चा आगे हम पढ़ाएंगे, टेंशन मत लो। ये क्वेश्चन लॉन्ग में कैसे लिखेंगे? यहां से क्वेश्चन लॉन्ग में नहीं आएगा, और लॉन्ग में आएगा मतलब लॉन्ग मतलब 2 नंबर में आ सकता है, 3 नंबर में आ सकता है, इससे ज्यादा नहीं आएगा। चलो मेरे लाडलो, जैसे कि आप, मैंने पहले ही लेक्चर में तुम लोगों को क्या किया था, बताया था कि भैया आपसे 1 नंबर वाला सवाल, 2 नंबर वाला सवाल, 3 नंबर वाला सवाल पूछा जाता है। तो 1 नंबर या 2 नंबर में आपसे ये वाला सवाल पूछा जा सकता है कि पुंकेसर कितने भागों में विभक्त रहता है, नाम लिखिए। आपको याद करने की जरूरत नहीं है इसका आंसर,
पुंकेसर कितने भागों में विभक्त मतलब बटा रहता है, उसके नाम लिखो। तो आपको पता होना चाहिए पुंकेसर 2 भागों में बटा रहता है, परागकोश और तंतु में। खत्म, सीधा सीधा लिखोगे पुंकेसर 2 भागों में बटा हुआ रहता है। एक भाग लंबा पतला होता है जिसे हम तंतु कहते हैं, दूसरा भाग फूला हुआ होता है जिसे हम परागकोश कहते हैं। बात खत्म। आंसर रटने की जरूरत नहीं है, याद करने की जरूरत नहीं है, आपने समझ लिया है, आप मन से इसका आंसर लिख सकते हैं। ठीक है सर जी। दूसरा सवाल आपसे थोड़ा सा लॉन्ग सवाल में, लॉन्ग क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि एक पुष्प के नर जनन अंग पुंकेसर की संरचना को समझाओ, पुंकेसर की संरचना को बता दो। तो तंतु के बारे में मैंने आपको पढ़ाया और परागकोश के बारे में पढ़ाया। जो मैंने आपको शॉर्ट में लिखाया है वही चीज आपको लॉन्ग आंसर बना करके लिखनी है। जैसे तंतु के बारे में मैंने आपको क्या बताया कि यह लंबा पतली संरचना होती है, इसका समीपस्थ छोर पुष्पासन से पुष्पदल से जुड़ा हुआ होता है। तो जो शॉर्ट में लिखाई है वही बात आपको लाइन बना करके लिख देना है और कुछ नहीं। इतना बड़ा आंसर याद करने की जरूरत नहीं है, जो मैंने शॉर्ट में आपको बात बताई वही लॉन्ग में बना करके आपको लिखना है। ठीक है ना मेरे बच्चा। चलो एक सवाल करा रहा हूं, बहुत अच्छा सवाल है, बहुत अच्छा सवाल है। इस सवाल का जवाब मेरे बच्चा बहुत अच्छे से दीजिएगा, ठीक है ना। हर चीज में तुम लोगों को शॉर्ट में लिखा रहा हूं, समझा रहा हूं, उसके बाद में तुमसे सवाल पूछ रहा हूं, तो वो सवाल तुमसे बनने चाहिए, वो सवाल तुमसे बनने चाहिए यार। ठीक है ना मेरे बच्चा। चलो बहुत अच्छा सवाल है और पूछा जाता है, पूछा जाता है, ठीक है ना। मैं आपसे 10th क्लास से पढ़ रही हूं सर, आप बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, शुक्रिया, थैंक यू सो मच मेरे बच्चा, इतने लंबे समय से जुड़े रहने के लिए। चलिए बहुत अच्छा सवाल, इस सवाल का जवाब दीजिएगा मेरे लाडले। पोल स्टार्ट कर दूं क्या? ओके पोल स्टार्ट इट, ठीक है ना। यहां से पुंकेसर से 4 MCQ क्वेश्चन जो बन सकते हैं वो तुम्हें कराए मैंने, इससे बाहर क्या ही पूछ लेगा। ठीक है, क्या पूछा गया? एक प्रारूपिक आवृत बीजी परागकोश होता है। परागकोश कैसा होता है? द्विपालिक होता है, द्विकोष्ठी होता है, त्रिपालिक द्विकोष्ठी होता है, चतुर्पालिक त्रिकोष्ठी होता है, पंचपालिक त्रिकोष्ठी होता है। कितनी पालियां, बोलो कितनी पालियां होती हैं? पढ़ाया है, चीख चीख करके बताया है। कितनी पालियां होती परागकोश में? सर जी 2 पालियां होती। तो करेक्ट आंसर आएगा हमारे पास में द्विपालित होता है और द्विकोष्ठी होता है। क्या ये मैंने नहीं बताया है मेरे बच्चा? मैंने ये आपको डायरेक्टली लिखवाया है। कैसा होता है? द्विपालित द्विकोष्ठीय संरचना हमारे पास में होती है। किसकी? परागकोश की। क्या आपको मेरी बात समझ में आ गई मेरे लाडले, मेरी लाडली? क्या मेरी बात समझ में आ गई है? ए इसका करेक्ट आंसर होगा। 88% बच्चों ने आंसर दिया है, बहुत शानदार, बढ़िया। कोशिश करो मेरे बच्चा कि 90% हर पोल के अंदर आंसर आए। जो टॉपिक, जो पॉइंट में लिखा दे रहा हूं वहीं से एकदम सवाल पूछे जाएंगे, वहीं से सवाल पूछ रहा हूं और वहीं से आपके एग्जाम में भी सवाल आएंगे, बाकी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी आएंगे। तो कोशिश करो कि हमें चीजें वहीं के वहीं याद हो जाए। ठीक है सर जी, डन डना डन डन, बहुत बढ़िया। अभी तक टोटल मैंने कितने सवाल फेंक करके मारे थे आपकी तरफ? आपके कितने सही गए? 5 सवाल फेंक करके मारे हैं और हमारे ये हैं प्यारे प्यारे से बच्चे जिन्होंने 5 के 5 सवाल सही किए। आपके कितने सही हुए हैं कमेंट सेक्शन में बताओ मुझे। चलो डन डना डन डन है। हम आगे की तरफ अब चल रहे हैं, हम आ रहे हैं दूसरी चीज की तरफ, स्त्री केसर की तरफ चल रहे हैं। अब चले भैया, बोलो भैया, चले। हाँ जी, ये बेच मैंने सिर्फ आपसे पढ़ने के लिए, मालिक शुक्रिया, थैंक यू सो मच, आप लोगों के प्यार के लिए बहुत बहुत आभार। दिल ने ये कहा है दिल से, मोहब्बत हो गई है तुमसे, मेरी जान मेरे दिलबर, मेरा एतबार कर लो। ये टॉपिक मैं समझा रहा हूं, तुम भी थोड़ा सा समझ लो। ठीक है, एकदम आराम से चलिएगा, आराम से मेरी बातों को सुनते हुए जाइएगा, समझते हुए जाइएगा। आपको 1% भी कहीं से कहीं तक प्रॉब्लम जैसा महसूस नहीं होना चाहिए, यहीं की यहीं याद हो जाना चाहिए। चलिए ओके ओके ओके, बहुत बढ़िया। तो आप में से मैक्सिमम बच्चों के 5-4 करेक्ट गए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। आगे आगे आपका जो सवाल सही होने का जो दायरा है वो बढ़ता हुआ जाएगा, आप बेहतर से बेहतर होते जाएंगे। वेल डन योगिता जी। चलिए शुरू करें मेरे बच्चा। हेडिंग डालेंगे आप स्त्री केसर, इसी को हम इंग्लिश में क्या बोल सकते हैं? पिस्टिल कॉर्पल्स, ठीक है ना। तो हेडिंग आप डालेंगे इसके बारे में
और चर्चा एकदम आराम से सुनिएगा, एकदम आराम से चलते हो जाएगा। बायोलॉजी आपके खून की नसों के अंदर मेरे बच्चा दौड़ेगी, बस आराम से मेरी बातें सुनते हुए जाएगा, जस्ट चिल, रिलैक्स्ड। इससे पहले वाले लेक्चर में मैंने आपको एक डायग्राम पढ़ाया था फ्लावर का, और उसमें मैंने कहा था कि सबसे अंदर एक स्ट्रक्चर होता है, एक संरचना होती है। सबसे अंदर नीचे की साइड में एक संरचना होती है, एक स्ट्रक्चर होता है इस तरह से। ये तो है हमारे पास में क्या, पुष्पासन। ये तो है हमारे पास में पुष्पासन। एक होता है इस तरह से मटका। ये है हमारे पास में क्या, मटका। ये है हमारे पास में क्या, मटका। ओके, मटका मटका मटका, चलिए डन। इस मटके का नाम कोई बताएगा क्या भैया? इस मटके का नाम कोई बताएगा क्या कमेंट सेक्शन के अंदर? एक तो ये दिखाई दे रहा है हमारे पास में मटका, एक दिखाई दे रही है हमारे पास में ये लंबी सी नली, और ये लंबी सी नली ऊपर जाकर के इस तरह से एक प्लेटफॉर्म को क्या कर लेती है, बना लेती है। ठीक है ना? ये स्ट्रक्चर मैंने आपको पहले भी दिखाया है, पहले भी पढ़ाया है, पर अब बस फर्क ये है कि हम इसको थोड़ा सा डिटेल में देख रहे हैं। एक तो दिखाई दे रहा है आपको, ये मटका सा दिखाई दे रहा है मेरे बच्चा, और जब इस मटके की बात कर रहे हैं हम मेरे लाडले, और जब इस मटके की हम बात कर रहे हैं मेरे लाडले, तो इस मटके का नाम क्या होता है सर जी? इस मटके का नाम होता है हमारे पास में अंडाशय। इस मटके को हमने क्या नाम दिया है? अंडाशय। एक है ये लंबी सी नली, और इस लंबी सी नली का हमारे पास में क्या नाम होता है? एक तो है ये हमारे पास में लंबी सी नली जैसा है स्ट्रक्चर, और एक हो गया हमारे पास में ये ऊपर वाला भाग। एक हो गया हमारे पास में ये ऊपर वाला भाग। ये तीन अलग अलग हमारे पास में क्या हो गए, हिस्से हो गए। ओके सर जी, डन 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 है सर जी, बढ़िया बढ़िया वाली बात है। देखो ये जो हिस्सा है इसे हमने कहा है भाई साहब, ये तो है हमारे पास में अंडाशय। इंग्लिश में इसी को हम बोल देते हैं ये ओवरी हो चला है। इंग्लिश में इसी को हम बोल देते हैं ये ओवरी हमारे पास में हो चली। ओके सर। सबसे ऊपर वाला ये जो भाग होता है इसे हम नाम दे देते हैं ये वर्तिकाग्र है। वर्तिकाग्र, सबसे ऊपर वाला ये जो भाग है इसका हमारे पास में नाम हो गया वर्तिकाग्र। इंग्लिश में इसको हम बोल देते हैं मेरे बच्चा क्या, स्टिग्मा। इंग्लिश में इसका हमारे पास में नाम हो जाता है क्या, स्टिग्मा। ठीक है। दूसरा, ये जो लंबा सा नली के जैसा ये जो हिस्सा हमारे पास में दिखाई दे रहा है, इस लंबे से नली के जैसे हिस्से को मेरे लाडले हम नाम दे देते हैं वर्तिका। ये जो दूसरा हमारे पास में लंबा सा नली के जैसा हिस्सा दिखाई दे रहा है इसका नाम होता है वर्तिका। ऊपर वाला था वर्तिकाग्र और नीचे वाला है वर्तिका, बस ग का फर्क है। इंग्लिश में इसको हम क्या बोल देते हैं, तो ये स्टाइल इसका नाम हो गया, बहुत ज्यादा स्टाइल मारती है, दैट्स व्हाई। ठीक है। ये पूरा जो स्ट्रक्चर है, ये जो पूरा पिंक कलर का स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहा है मेरे लाडले, ये जो पूरा पिंक कलर का स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है मेरे लाडले, यही हमारे पास में किस नाम से जाना जाता है? स्त्री केसर के नाम से जाना जाता है। यही हमारे पास में स्त्री केसर के नाम से क्या होता है, जाना जाता है। इसी को हम क्या नाम दे देते हैं? इसी को हम स्त्री केसर के नाम से जानते हैं। ठीक है मेरे लाडले, कोई कंफ्यूजन इसके अंदर? कोई कंफ्यूजन इसके अंदर? आपको याद होना चाहिए, मैंने कल ही पढ़ाया था कि यह मादा जनन अंग होता है। क्या होता है ये? मादा जनन अंग। ओके, ये बात तो ऑलरेडी आप जानते हो। मैं यहां से अंदर की बात बताता हूं। आपसे ये पूछा जाएगा, आपसे ये पूछा जाएगा, क्या पूछा जाएगा? स्त्री केसर का आधारीय भाग कौन सा होता है? स्त्री केसर का आधारीय भाग, आधारीय मतलब सबसे नीचे वाला भाग कौन सा होता है? तो आप कहेंगे अंडाशय। अंडाशय जो होता है मेरे बच्चा ये आधारीय भाग है। अंडाशय की अगर हम बात करें तो ये क्या हो गया, ये आधारीय भाग हो चला है। आधारीय भाग का मतलब क्या होता है? सबसे नीचे वाला भाग। ठीक है ना? तो स्त्री केसर का आधारीय भाग हमारे पास में कौन हो चला है? अंडाशय हमारे पास में हो चला है। ओके सर जी। दूसरी बात हमारे पास में निकल करके आ रही है कि भविष्य में जाकर के, भविष्य में जाकर के, जैसे आप भविष्य में जाकर के क्या होगे? पापा बनोगे, मम्मी बनोगे, वैसे ही ये अंडाशय भविष्य में आगे चल करके मेरे बच्चा किसका निर्माण करता है? फल का निर्माण करता है। भविष्य में जाकर के ये क्या करता है? तो फल का निर्माण करता है। फल का निर्माण करता है कौन? हमारे पास में ये जो अंडाशय हो गया ये फल का निर्माण कर रहा है। ओके, कोई कंफ्यूजन नहीं। आओ सुनाओ तुम्हें अंडे का फंडा। ऊपर वाला हिस्सा वर्तिकाग्र, ये जो ऊपर वाला हिस्सा है वर्तिकाग्र, ये थोड़ा सा चिपचिपा होता है, हल्का सा चिपचिपा होता है।
हल्का सा हमारे पास में क्या हो गया, ये चिपचिपा, चिपचिपाहट, चिपचिपाहट युक्त, चिपचिपाहट युक्त हमारे पास में होता है कौन सा, हमारा ये जो वर्तिकाग्र है, इसकी हम बात कर रहे हैं। ठीक है मेरे लाडले, परागकण एक शब्द अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था, एक कोशिका होती है परागकण। तो परागकण नाम की जो कोशिका है ना, वो इसी के ऊपर आकर के क्या होती है, बैठती है। अभी बस आप इतना ध्यान रखो कि परागकण जो होता है वो कहां पर आकर के बैठता है, तो आप कहेंगे वर्तिकाग्र पर। ठीक है ना, परागकण के लिए ये किसकी तरह काम करता है, अवतरण मंच की तरह। अवतरण का मतलब होता है अवतरण मंच। सर अवतरण मंच मतलब परागकण इसी मंच के ऊपर, इसी स्टेज के ऊपर, ठीक है ना, तुम्हारे स्कूल में होगा ना भाई, आपके स्कूल में होगा एक स्टेज जहां पर कोई ना कोई फंक्शन होता होगा, तो स्टेज के ऊपर आप परफॉर्म करते हो। वैसे ही पॉलिंग ग्रेन परागकण जो होता है वो यहीं पर इसी के ऊपर आकर के क्या होता है, बैठता है। मेरी बात इतनी समझ में आ गई, ठीक है ना। चिपचिपाहट युक्त होता है और परागकण के लिए अवतरण मंच की तरह कार्य करता है, मतलब परागकण यहीं पर इसी के ऊपर आकर के क्या होता है, बैठता है। एनी कंफ्यूजन मेरे लाडले, कोई समस्या इसके अंदर नहीं। आओ वर्तिका की बात करें तो ये कौन सा भाग हो गया, ये मध्य भाग हो गया बेटा, बीज वाला भाग हो गया मध्य भाग। कैसा होता है, लंबा होता है, और कैसा होता है, दीर्घीकृत होता है। दीर्घीकृत, दीर्घीकृत का मतलब क्या होता है, दीर्घीकृत का मतलब बहुत बहुत बहुत, दीर्घी, लंबा का मतलब होता है थोड़ा बहुत लंबा, दीर्घी का मतलब और बहुत ज्यादा क्या हो सकता है, ये लंबा भी हो सकता है। ठीक है, तो ये तीन अलग अलग हिस्सों से मिलकर के बना हुआ होता है हमारे पास में कौन, स्त्रीकेसर। तीन अलग अलग हिस्सों से मिलकर के बना है स्त्रीकेसर। कोई कंफ्यूजन इसमें, कोई समस्या अगर है तो बताएं, अन्यथा एक बार फायर इमोजी भेज दे। ठीक है ना, इसमें अगर कोई समस्या है तो आप हमें बताएं, अन्यथा एक बार क्या कर दें, फायर इमोजी भेज दें। ठीक है, स्त्रीकेसर के बारे में मैंने आपको बताया। वर्तिकाग्र पर ही निषेचन होता है क्या? अनुष्का बेटा, निषेचन के बारे में अभी हम डिस्कस नहीं कर रहे हैं, पर फिर भी मैं बता देता हूं, वर्तिकाग्र पर निषेचन नहीं होता है, निषेचन यहां अंदर होता है। सर बीजांड के बारे में, हाँ बीजांड बता रहा हूं रुद्र बेटा। जब ओवरी आगे चलकर फल फ्रूट का निर्माण करता है तो पहले बीज सीड बनेगा ना। हाँ बेटा प्रेरणा, बीज भी बनेगा, और बीज कैसे बनेगा वो भी मैं बता रहा हूं। स्टिग्मा फीमेल बॉडी में देखने को मिलता है क्या? हाँ। खुशबू, ये स्त्रीकेसर फीमेल बॉडी ही होती है, मतलब फीमेल पार्ट ही होता है। आई फॉरगेट दैट सीड किससे डेवलप होता है? प्रतीक्षा ओव्यूल से होता है। अभी बता रहा हूं मेरे बच्चा, प्रतीक्षा देखो मेरे लाडले, ये अंडा सा, ये पूरा, ये मटका देखो, एक मटका तुमने लिया, मटका, मटके के अंदर आप क्या भरते हो? पानी भरते हो। ये है पूरा की पूरा मटका, जिससे कि हमने कहा है अंडाशय। इस अंडाशय के अंदर जो खाली जगह है, अंडाशय के अंदर क्या है? खाली जगह। तो अंडाशय के अंदर की जो खाली जगह होती है ना, ध्यान से सुनो, अंडाशय के अंदर जो खाली जगह है उसे हम बोलते हैं वो अंडाशयी गुहा हो गई है। अंडाशयी गुहा, अंडाशय के अंदर जो खाली जगह होती है मेरे बच्चा, उसे हम नाम दे देते हैं वो अंडाशयी गुहा हमारे पास में हो चली। ठीक है ना, अंडाशयी गुहा, या इसी को मेरे बच्चा हम इंग्लिश में नाम दे देते हैं लोक्यूल। इंग्लिश में इसका हमारे पास में नाम हो गया है लोक्यूल। लोक्यूल इसका हमारे पास में नाम हो गया। फिर से बताओ मार्ट साहब, अंडाशय, ये पूरा भाग अंडाशय, लेकिन अंडाशय के अंदर की खाली जगह क्या हो गई है? अंडाशयी गुहा हो गई, लोक्यूल इसका हमारे पास में नाम हो गया। और इसके अंदर एक छोटा सा स्ट्रक्चर पाया जाता है। इसके अंदर एक छोटा सा प्यारा सा नन्ना सा मोटा सा गिगला सा एक स्ट्रक्चर इस तरह से पाया जाता है, इसे हम नाम दे देते हैं बीजांड। यहां पर एक ऐसा एक स्ट्रक्चर पाया जाता है, इस स्ट्रक्चर को हम क्या नाम दे देते हैं? बीजांड इसका हमारे पास में नाम हो गया है। ठीक है ना, अभी पूछा था प्रतीक्षा ने इसके बारे में। तो ये है हमारे पास में कौन मेरे बच्चा? ये हो चला है बीजांड। इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं? तो इंग्लिश में इसका नाम होता है ओव्यूल। इंग्लिश में इसका हमारे पास में नाम होता है ओव्यूल। और बहुत बहुत आईएमपी बात जो मैं तुम्हें बता दूं मेरे लाडले, कि ये जो बीजांड होता है वो किसका निर्माण करता है? फल का निर्माण करता है। फल का, ओ सॉरी 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 सॉरी, बीज का निर्माण करता है। ठीक है ना, ये किसका निर्माण करता है? बीज का निर्माण करता है। हम बात कर रहे हैं किसके बारे में? बीजांड। बी फॉर बीजांड और बी फॉर बीज। बीज का ये क्या करता है? निर्माण करता है। क्या आपको इतनी बात समझ में आ गई मेरे बच्चा?
बीज का ये क्या करता है, निर्माण करता है। क्या आपको इतनी बात समझ में आ गई मेरे लाडले, मेरी लाडली, इतनी बात समझ में आ गई? कोई कंफ्यूजन इसमें मेरे बच्चा? ठीक है ना। आराम से स्त्री केसर के बारे में हमने डिस्कशन किया। यहां से एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तुमसे पूछा जा सकता है कि भैया फल का निर्माण किससे होता है, अंडाशय से। बीज का निर्माण किससे होता है, बीजांड से। स्त्री केसर का आधारीय भाग क्या कहलाता है, तो आप कहेंगे अंडाशय कहलाता है। ठीक है मेरे बच्चा, दैट्स इट। हर एक छोटी सी छोटी चीज, छोटी से छोटी बात मैंने डायग्राम के अंदर क्या कर दी, बता दी। इस साल के बोर्ड एग्जाम के अंदर ये सवाल आया था, और इससे पिछले साल 2025 में भी ये सवाल आया था कि स्त्री केसर की संरचना का चित्र बनाओ। ये 3 नंबर में ये सवाल आया था कि स्त्री केसर की संरचना का चित्र बनाओ। यही डायग्राम बना करके आना था, सिर्फ ये वाला डायग्राम बना करके आना था, स्त्री केसर की संरचना। ठीक है मेरे बच्चा, मेरी बात समझ में आ गई है, पक्की बात? आ जाओ। अब एक छोटा सा लॉजिक समझो। तुम लोगों ने कभी अमरूद खाया क्या? तुम लोगों ने कभी अमरूद खाया क्या? अमरूद को गोली मारो। तुम लोगों ने कभी पपीता खाया क्या? पपीते को गोली मारो। तुम लोगों ने कभी तरबूज खाया क्या? खाया? अमरूद खाया होगा, पपीता खाया होगा, तरबूज खाया होगा, वाटरमेलन, अभी तो गर्मी का सीजन है, अब तो ज्यादा आते हैं। मुझे ये बताओ सोच करके, पपीता के अंदर, तरबूज के अंदर, अमरूद के अंदर एक बीज होता है या एक से ज्यादा बीज होते हैं? आराम से सोच लो, आराम से सोच लो मेरे मुन्ना, मेरे लाडली, मेरे लाडले, आराम से सोच लो। क्या कहा मैंने? मैंने आपसे कहा कि पपीता के अंदर, तरबूज के अंदर, अमरूद के अंदर एक बीज होता है या एक से ज्यादा होता है? सर जी, सर जी, सर जी, कैसा सवाल है ये? हमने तो कभी खाया ही नहीं है, हमने तो कभी खाया ही नहीं है, हमने तो कभी खाया ही नहीं है। सर जी, एक से ज्यादा। मैक्सिमम बच्चे यही कह रहे हैं कि सर जी एक से ज्यादा होता है। वेल डन मेरे लाडले, वेल डन, वेल डन मेरी लाडली। स्पेशल पॉइंट यहां पे लिख लीजिएगा कृपया करके, स्पेशल पॉइंट, स्पेशल पॉइंट। क्या है स्पेशल पॉइंट? जरा ध्यान से सुनिएगा। हम बात कर रहे हैं बीजांड की संख्या। बेटा किसी भी फ्लावर के अंदर, किसी भी स्त्री केसर के अंदर जो बीजांड की संख्या है, या तो एक हो सकती है या फिर एक से ज्यादा हो सकती है। बीजांड की संख्या या तो एक हो सकती है या फिर एक से ज्यादा हो सकती है। एक बीजांड हो सकता है, एक बीजांड हो सकता है, या फिर एक से ज्यादा बीजांड, एक से ज्यादा बीजांड। ठीक है ना। दो अलग अलग कंडीशन हो सकती है, या तो एक बीजांड हो सकता है या फिर एक से ज्यादा बीजांड हो सकता है। लेकिन माट साहब एक बात बताओ, हमको कैसे पता चलेगा कि एक है या एक से ज्यादा? अरे यही चीज तो मैंने कही। देखो सुनो 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 सुनो, गांव वालों मेरी बात सुनो, देखो मेरी बात सुनो जरा मेरे मुन्ना। मैंने आपसे क्या कहा कि बीजांड से क्या बनता है, बीज बनता है। मान लो किसी फल के अंदर मेरे बच्चा एक से ज्यादा बीज है, एक से ज्यादा बीज है। बीज किससे बनता है? बीजांड से बनता है। अब एक से ज्यादा बीज है मतलब उसके अंदर एक से ज्यादा बीजांड होंगे। तरबूज के अंदर एक से ज्यादा बीज होते हैं, इसलिए उसके अंदर एक से ज्यादा बीजांड रहे होंगे। पपीता में एक से ज्यादा बीज होते हैं, अंदर वाला हिस्सा बीजों से भरा हुआ होता है, मतलब उसमें एक से ज्यादा बीजांड होंगे। आम, आम में कितना, मुझे बताओ, आम में एक बीजांड होगा या एक से ज्यादा होगा? कमेंट सेक्शन में बताओ खटाक से। यहां पे मैंने एग्जाम्पल याद करने की जरूरत है क्या? नहीं बेटा, समझने की जरूरत है। पपीता में एक से ज्यादा हमें क्या देखने को मिलेंगे? बीजांड। तरबूज में हमें एक से ज्यादा बीजांड देखने को मिलेंगे। हाँ जी सर जी। अगली बात हम बात करें ऑर्किड। ऑर्किड एक प्लांट होता है, कभी देखा नहीं होगा आपने। इसमें भी एक से ज्यादा हमारे पास में क्या होते हैं? बीजांड होते हैं। एग्जाम्पल वही याद करने हैं जो भाई साहब एनसीईआरटी में है, जो हम बता रहे हैं वही याद करने हैं, एक्स्ट्रा एग्जाम्पल याद नहीं करने। सर जी आम में तो केवल एक बीज होता है, मतलब उसमें केवल एक ही हमारे पास में क्या होगा? बीजांड होगा। गेहूं के अंदर भी एक भी, ओहो सर कैसी भाई की बात करें, गेहूं में बहुत सारे होते हैं। अरे एक जगह पर एक ही होता है, ठीक है ना। तो ये हमारे पास में क्या हो गया? एक बीजांड वाली कहानी होगी। क्या इसमें कोई समस्या मेरे मुन्नाओ?
मेरे मुन्नाओं मेरे चुन्नाओं, इसमें कोई समस्या नजर आ रही है तो आप हमें बता सकते हैं, ठीक है, कोई समस्या इसमें आ रही है तो आप हमें बता सकते हैं। और मक्का, ठीक है ना सर जी, वो आपने अभी बताया था अमरूद, अमरूद एक से ज्यादा बीज होते हैं, मतलब एक से ज्यादा बीजांड होंगे, कोई याद रखने वाली कोई दिक्कत वाली बात इसमें नहीं है। डन डना डन डन मार्ट साहब, डन डना डन डन मार्ट साहब। चलो आ जाओ आगे की तरफ, अब हम प्रस्थान करते हैं, ठीक है ना। स्पेशल पॉइंट भी हमने क्या कर लिया है, डिस्कस कर लिया है। बोलो भैया मजा आ रहा है, अरे बोलो भैया मजा आ रहा है, हाँ जी बोलो भैया मजा आ रहा है क्या। चलिए एक बहुत ज्यादा आईएमपी, एक स्पेशल पॉइंट, अगर आपकी परमिशन हो, विथ योर परमिशन, बिना आपकी परमिशन के हम कोई काम नहीं करते। सर गेहूं में सर कैसे, मेरे लाडले, मेरी लाडली सुप्रिया, आप गेहूं को पूरा उसका पूरा एक साथ वो देख रहे हो कि पूरा एक साथ हमने उसको देख लिया। एक अगर फूल देखोगे, एक अगर उसका फीमेल पार्ट देखोगे तो उसमें एक बीजांड होता है मेरे बच्चा, एक फीमेल पार्ट में, ठीक है ना। हाँ बहुत बढ़िया जेसिका, जेसिका भी पुरानी बच्ची है हमारी, तुम लोगों के नाम याद हो गए मेरे को ऐसा लगता है। स्टिग्मा स्टिगी क्यों होता है, बहुत अच्छा सवाल पूछा है दिव्यांशु भाई ने। स्टिग्मा चिपचिपाहट युक्त होता है, इसके बारे में डिटेल में आपको जब पॉलिनेशन पढ़ाऊंगा तब बताऊंगा, आज अभी नहीं बताऊंगा, आगे चल के बताऊंगा। वो इसलिए ताकि परागकण आकर के उससे चिपक सके। नोट्स में कैसे लिखेंगे मेरे लाडले, जैसा मैं लिख रहा हूं इतने खूबसूरती से लिख रहा हूं यार, ऐसा कि ऐसा लिख लो ना, ऐसा कि ऐसा लिखना है। शॉर्ट नोट्स में ऐसा कि ऐसा लिखना है मेरे बच्चा। धीरे 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 तुम्हें हैबिट होती हुई जाएगी कि कैसे हम आंसर बना करके लिख रहे हैं, कैसे हमें। अभी मेन काम क्या करना है, शॉर्ट नोट्स को ऐसे लिखते हुए जाना, जैसे मैंने लिखा वैसे की वैसे लिखते हुए चल रहा है। ओके चलो, एक ओव्यूल में कितने बीज बनते हैं बेटा, एक ओव्यूल से एक बीज बनता है, ठीक है, हाँ जी बेटा। चलिए ओके, परमिशन आपकी ग्रांटेड है, आगे की तरफ चले हम, ठीक है ना बेटा। वीट मोनोकॉट में आता है, एक बीज पत्री में आता है मेरे मुन्ना, एक बीज पत्री में आता है। चलो आपकी परमिशन है, विथ योर परमिशन हम आगे की बात शुरू करें क्या, स्पेशल पॉइंट। हाँ जी बोलो मेरे जमुरो, बोलो मेरे जमुरो। ओके सर जी शुरू कीजिएगा, आगे की बात जरा शुरू कीजिएगा मेरे लाडले। एक पॉइंट है, मैंने अभी आपको क्या पढ़ाया है, स्त्री केसर के बारे में पढ़ाया, मैंने अभी आपको पढ़ाया है किसके बारे में, स्त्री केसर के बारे में। एक हमारे पास में शब्द आता है क्या, जायांग, ठीक है ना, एक हमारे पास में शब्द आता है क्या, जायांग, एक हमारे पास में शब्द आ गया जायांग। अब जायांग का मतलब क्या, देखो मैंने आपको कल वाले, इससे पहले वाले लेक्चर में भी बताया था और आज भी मैं फिर से बता दे रहा हूं कि जायांग का मतलब क्या। एक से ज्यादा अगर हमारे पास में, एक से ज्यादा, एक या एक से ज्यादा, एक या एक से ज्यादा स्त्री केसर, एक या एक से ज्यादा स्त्री केसर का समूह, का समूह हमारे पास में मेरे बच्चा क्या कहलाता है, जायांग कहलाता है, जायांग कहलाता है। मेरी बात समझ में आ रही है क्या, एक या एक से ज्यादा स्त्री केसर हैं, ठीक है ना, तो उसको हम क्या नाम दे देते हैं, वो जायांग हमारे पास में हो चला है। ओके अब जायांग जो होते हैं मेरे बच्चा, ये अलग अलग प्रकार के होते हैं। जायांग जो है वो हमारे पास में क्या होते हैं, अलग अलग प्रकार के होते हैं। आईएमपी है, ध्यान से सुनना, इस साल यहां से सवाल आया था, जायांग के प्रकार। आज से पहले कभी इस वाले टॉपिक से सवाल नहीं आया, और मैं जब भी ये टॉपिक पढ़ाता था तो मैं बोलता था कि आज तक सवाल नहीं आएगा, आया, लेकिन हो सकता है कि इस साल आ जाए, हो सकता है इस साल आ जाए, और रियलिटी में इस साल यहां से सवाल आ गया। हम बात कर रहे हैं जायांग के प्रकार मेरे बच्चा। पहली चीज तो आपको यह समझ में आना जरूरी है कि भैया जायांग होता क्या है, पहले तो यह समझ में आना जरूरी है। हमने कहा कि भैया स्त्री केसर, अगर एक स्त्री केसर है या फिर एक से ज्यादा स्त्री केसर है तो उसी को हम क्या नाम दे रहे हैं मेरे बच्चा, वो जायांग हो गया। जैसे ये हमारे पास में मैंने डायग्राम बना दिया, ये है हमारे पास में किसका डायग्राम, ये स्त्री केसर का हमारे पास में डायग्राम हो गया। ओके ये है हमारे पास में स्त्री केसर का डायग्राम, ठीक है ना, इसी को हम क्या नाम दे रहे हैं भैया, जायांग।
इसी को हमने नाम दे दिया, ये जायांग हमारे पास में हो चला है। ये एक है तो भी जायांग, एक से ज्यादा है तो भी उसको जायांग बोल दिया। ओके, अब इसमें अलग अलग प्रकार देखने को मिल रहे हैं। क्या प्रकार देखने को मिल रहे हैं? हो सकता है कि भैया आपको एक ही क्या हो, स्त्री केसर देखने को मिले। हो सकता है एक स्त्री केसर हो, एक है तो कोई दिक्कत नहीं, ये सिंगल सा ऐसा पड़ा हुआ एक स्त्री केसर आपको दिखाई दे रहा है, इसे हम बोल देंगे भैया ये मोनोकार्पलरी है। मोनो का मतलब होता है एक, और कार्पलरी का मतलब हो गया कार्पल। अभी देखो मैंने थोड़ी देर पहले ही पढ़ाया था कि स्त्री केसर को हम क्या बोलते हैं, कार्पल भी बोलते हैं। तो मोनो का मतलब एक और कार्पल का मतलब स्त्री केसर। तो एक अगर स्त्री केसर है तो उसको हम बोल देते हैं वो मोनोकार्पलरी हो गया। एक संघी हमारे पास में क्या हो गया है, जायांग हो गया। सबसे पहली हमारे पास में बात आ गई है क्या, एक संघी जायांग। सबसे पहली हमारे पास में बात आ गई है एक संघी हमारे पास में क्या है, ये जायांग हो चला है, एक संघी जायांग। इसी को हम इंग्लिश में क्या बोल देते हैं मेरे बच्चा, मोनो कॉर्पलरी। ठीक ना, मोनोकॉर्पलरी हमारे पास में इसका नाम हो गया। मोनो मतलब एक और कॉर्पल मतलब स्त्री केसर, तो एक सिंगल है तो इसको मोनोकॉर्पलरी बोल दिया। एक से अगर ज्यादा हो गए तो हम क्या बोलेंगे, एक से अगर ज्यादा हो गए तो उसे हम बोल देंगे भैया वो बहुसंघी हो गया। वो हमारे पास में हो गया है क्या, बहुसंघी। और साइंस में, केमिस्ट्री में बेटा बहुत सारे के लिए एक वर्ड यूज किया जाता है, पॉली। ठीक है ना, तो हम उसको बोल देते हैं वो पॉलीकार्पलरी हमारे पास में हो गया है। हमारे पास में वो पॉलीकार्पलरी हमारे पास में हो गई कंडीशन। मेरी बात समझ में आ रही है? एक अकेला है तो उसको कहा वो एक संगी, और बहुत सारे अगर है तो उसको हम बोल देंगे वो बहुसंगी हो गया। सर बहुत सारे का मतलब क्या हो गया? सर जी बहुत सारों का मतलब क्या हुआ? देखो मेरे मुन्ना, देखो मेरे मुन्ना, मेरी बात को सुनो। बहुत सारों का मतलब मैं बता रहा हूं आपको। ये है हमारे पास में एक, ये है हमारे पास में एक, ये हो गया हमारे पास में दूसरा, ये हो गया हमारे पास में दूसरा, ये हो गया हमारे पास में दूसरा, ये हमारे पास में हो गया है तीसरा, ये हो गया हमारे पास में तीसरा। एक से ज्यादा आपको यहां पे क्या हो रहे हैं, दिखाई दे रहे हैं। एक से ज्यादा आपको यहां पे क्या हो रहे हैं, दिखाई दे रहे हैं। ठीक है मार्ट साहब, डन है मार्ट साहब। एक से ज्यादा हमारे पास में क्या हो रहे हैं, हमको दिखाई दे रहे हैं। अब मैं आपको दो अलग अलग डायग्राम क्या कर रहा हूं, यहां पे दिखा रहा हूं। एक तो ये वाला डायग्राम आपको दिखाई दे रहा है, एक और डायग्राम देखो जरा ध्यान से। एक तो ये वाला डायग्राम आपको दिख गया, और एक और डायग्राम में आपको दिखा रहा हूं यहां पे, जरा ध्यान से देखो। किधर गया? हाँ जी, देखो एक और डायग्राम है ये वाला, ये है एक कॉर्पल, इसी में हमारे पास में जुड़ गया दूसरा वाला, इस तरह से। देखो ये दो आपने क्या, आप क्या कर रहे हो, अभी दो डायग्राम को देख रहे हो, और दोनों डायग्राम के अंदर एक से ज्यादा क्या है मेरे बच्चा, कॉर्पल है। इसमें भी एक से ज्यादा कॉर्पल है और इसमें भी एक से ज्यादा कॉर्पल है, लेकिन दोनों में फर्क है। क्या फर्क है? ये जो इधर वाला, ये जो डायग्राम आपको दिखाई दे रहा है ये वाला, इसके अंदर सारे के सारे जो कॉर्पल है वो आपस में क्या हो गए हैं, जुड़ गए हैं, फ्यूज हो गए हैं। इसमें सारे के सारे जो कॉर्पल हैं वो क्या हो गए, आपस में जुड़ गए, फ्यूज हो गए। बट इसमें ऐसा नहीं है, इसमें एक आगे बैठा, एक उधर, एक उधर, अलग अलग है। एक से ज्यादा हमारे पास में यहां पे क्या है, कॉर्पल है, स्त्री केसर एक से ज्यादा है, लेकिन तीनों आपस में जुड़े हुए नहीं है। तीनों आपस में जुड़े हुए नहीं है। यहां पे तीनों क्या है मेरे बच्चे, आपस में जुड़े हुए हैं। मेरी बात समझ पा रहे हो? मेरी बात समझ में आ रही है? यहां पर इसमें भी एक से ज्यादा क्या है, कॉर्पल, इसमें भी एक से ज्यादा कॉर्पल, इसमें सारे अलग अलग है, और इसमें क्या है, जुड़े हुए। सर एक अच्छा वाला डायग्राम दिखाओ। देखो मैं आपको एक डायग्राम दिखा रहा हूं, यहां पे देखो, ये है हमारे पास में एक सिंगल कॉर्पल, ये सिंगल है तो इसको हमने बोला मोनोकॉर्पस, एक संगी हो गया। यहां पे देखो तीन है, यहां पे भी देखो तीन है, पर यहां पर जो तीन है ना वो तीनों अलग अलग है। एक पीछे बैठा हुआ, एक इधर बैठा हुआ, एक इधर बैठा, तीनों अलग अलग है। बट यहां पर तीनों आपस में क्या हो गए, जुड़ गए। तो अगर तीनों आपस में जुड़ जाए, जुड़ गए, तो उसको हम बोलते हैं वो युक्त आंडपी है।
तीनों अगर जुड़े हुए हैं, एक से ज्यादा हमारे पास में क्या है कॉर्पल, और सारे के सारे आपस में क्या है जुड़े हुए हैं, तो उसे हम बोलते हैं वो युक्तांडपी हो चला है। और अगर अलग अलग है तो उसको हम बोल देते हैं वो व्युक्तांडपी हो गया। फर्क एक शब्द का है बस, युक्तांडपी और व्युक्तांडपी। मेरी बात समझ पा रहा है क्या मेरे बच्चा? मेरी बात समझ पा रहा है क्या मेरे बच्चा? यहां पर जुड़े हुए हैं इसलिए इसको हमने कहा ये युक्तांडपी हो गया, युक्तांडपी। इंग्लिश, अरे हाँ अब सही है। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? तो इंग्लिश में इसको हम बोलते हैं सिनकार्पस। इंग्लिश में इसका हमारे पास में नाम होता है सिनकॉर्पस। मेरी बात समझ पा रहा है मेरे बच्चा? यहां पे क्या है, सब के सब अलग अलग है, इसलिए इसको नाम दे दिया मेरे बच्चा व्युक्तांडपी। इसका नाम हो गया व्युक्तांडपी। इंग्लिश में इसको हम क्या नाम दे देते हैं? एपोकॉर्पस। इंग्लिश में इसका हमारे पास में क्या नाम हो गया? एपोकॉर्पस। क्या मेरी बात समझ में आई है? अगर एक सिंगल अगर जायांग है तो वो एक संघी, और एक से ज्यादा अगर हमारे पास में जायांग है तो बहुसंघी। एक से ज्यादा जायांग है और सारे जुड़े हुए हैं तो वो युक्तांडपी। एक से ज्यादा जायांग है और सारे अलग अलग है तो वो व्युक्तांडपी। कोई डाउट इसके अंदर आ रहा हो आप मुझसे बेझिझक पूछ सकते हैं, ठीक है ना? सवाल यहां से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन या 1 मार्क में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। यस मेरे लाडले, मेरे बच्चा बता दे जल्दी से। हाँ जी, कोई कंफ्यूजन? कोई कंफ्यूजन मेरे लाडले? यस, डन मेरे लाडले, ठीक है ना? फर्क महसूस हो रहा है, फर्क महसूस हो रहा है। शुक्रिया कृतिका जी। ओके, कुछ डाउट है? मैं डाउट देख लेता हूं। सर ये 3 नहीं समझ में आया, मैं बता दूं 3 से ज्यादा हाँ हो सकता है तनु, ज्यादा, एक से ज्यादा कितने भी हो सकते हैं। मैंने यहां पे 3 बनाए, 4 हो सकते हैं, 8 हो सकते हैं, कितने भी हो सकते हैं, ठीक है ना? बहुसंगी जायंग किस पुष्प में होता है बता रहा हूं, एग्जाम्पल बता रहा हूं मैं। मोनोकॉर्पलरी को एक अंडपी भी बोल सकते हैं, बिल्कुल मेरे बच्चा, ये एक अंडपी भी इसको हम बोल सकते हैं। एक अंडपी भी इसका हमारे पास में नाम हो सकता है, ठीक है ना? ठीक है ना? इसको हम एक अंडपी भी बोल सकते हैं। ये हो गया एक अंडपी। ओके, एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं हम। सर ये कहां पर पाया जाता है? तो इसका एग्जाम्पल, उदाहरण हमारे पास में इसका निकल करके आता है मेरे बच्चा गुड़हल। इसका एग्जाम्पल हमारे पास में निकल करके आता है क्या? गुड़हल हमारे पास में इसका एग्जाम्पल हो गया। गुड़हल को हम इंग्लिश में बोलते हैं हिबिस्कस। हिबिस्कस के अंदर हमारे पास में मेरे बच्चा एक अंडपी वाली कंडीशन देखने को मिलती है, ठीक है ना? युक्त अंडपी की अगर हम बात करें तो वो हमारे पास में देखने को मिलेगा किसमें? पेपेबर में। उदाहरण हमारे पास में हो गया इसका क्या? पेपेबर। ओके, और इसका हमारे पास में हो गया क्या? माइचेलिया। ओके, इसका हमारे पास में नाम हो गया, इसका एग्जाम्पल हो गया हमारे पास में क्या? माइचेलिया। उदाहरण माइचेलिया। ओके मेरे लाडले, मेरी लाडली, मेरी बात समझ में आ गई है क्या? ठीक है ना? कोई कंफ्यूजन है क्या? अब देखो यहां से सवाल इसी साल, मैं बताता हूं, इसी साल यूपी बोर्ड के इतिहास में पहली दफा यहां से सवाल आया है, पहली दफा। इससे पहले कभी भी यूपी बोर्ड ने यहां से सवाल नहीं पूछा है। आज तक यूपी बोर्ड ने यहां से सवाल नहीं पूछा, बस पहली दफा क्या किया, यहां से सवाल पूछा 2026 में। और मैंने पूरे साल भर इस टॉपिक को पढ़ाया, और जब भी पढ़ाया मैंने यही बोला कि भाई यहां से सवाल आया नहीं है आज तक, लेकिन आ सकता है, आ सकता है, आ सकता है, और आ गया, ठीक है, आ सकता है। क्या पूछा गया? ठीक है ना? यस, एनी कंफ्यूजन मेरे लाडले? जल्दी से बता दो, कोई भी डाउट अगर नजर आ रहा हो तो मुझे बता दो। मुझे बता दो। हाँ जी, डन 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 डन। ओके चलो आओ, एक दो सवाल जरा मैं आप लोगों की तरफ फेंक करके मारता हूं।
भाई ज्यादा अच्छा सवाल है यार, तुम लोग कर सको तो कर सकते हो, तुम लोग कर सको तो कर सकते हो, बट इसको थोड़ी देर से कराऊंगा, मैं नहीं चाहता तुम लोग वो हो जाओ, हाइपर हो जाओ, हाइपर। ओहो मार्ट साहब क्या हो गया। चलो इसकी डेफिनेशन ये लिखना है क्या सर नोट्स पे? इसको लिखने की जरूरत नहीं है मेरे बच्चा, मैंने यहाँ पे आपको डेफिनेशन दी है लेकिन इसको लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। एक बार मैं फिर से आपको इसको एक बार रीड करा देता हूँ। एक अंडपी जायंग ऐसा जायंग जिसमें केवल एक स्त्री केशर होता है, एक अंडपी जायंग कहलाता है, जैसे कि गुड़हल के अंदर देखने को मिलता है। बहु अंडपी जायंग ऐसा जायंग जिसमें एक से अधिक स्त्री केशर होते हैं, बहु अंडपी कहलाते हैं। और बहु अंडपी जायंग दो प्रकार के होते हैं, पहला है युक्त अंडपी और दूसरा होता है विक्त अंडपी। युक्त अंडपी में सभी स्त्री केशर आपस में संगलित मतलब जुड़े हुए होते हैं, जैसे कि पेपावर हो गया हमारे पास में। और विक्त अंडपी की अगर हम बात करें तो सारे के सारे वो अलग होते हैं, जैसे कि माइटशेलिया हमारे पास में हो गया। ओके, हाँ जी, ओके मेरे बच्चा, डन 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 है। ये एग्जांपल मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, इसको लिखने की कोई जरूरत नहीं मेरे बच्चा, ये चीजों को मैं ऑलरेडी शॉर्ट नोट्स में क्या कर चुका हूं, लिखवा चुका हूं, शॉर्ट नोट्स में मैं लिखवा चुका हूं। चलिए एक और सवाल मैं आपको यहां पे करा रहा हूं, इस सवाल को जरा ध्यान से देखिएगा। सवाल में हमसे पूछा गया है कि पुष्प का कौन सा अंग स्त्री जनन अंग का प्रतिनिधित्व करता है, इसकी संरचना को समझाइए। सवाल इस तरह से पूछा जा सकता है, ये ज्यादा से ज्यादा मेरे बच्चा 3 नंबर में हमारे पास में क्या हो सकता है, ये सवाल आ सकता है, 3 मार्क्स का हमारे पास में क्वेश्चन बन सकता है। तो जायांग पुष्प के स्त्री जनन अंग का प्रतिनिधित्व करता है, ये बात आपको पता होना चाहिए, ठीक है सर जी। इसमें 3 भाग होते हैं, पहला वर्तिकाग्र, दूसरा वर्तिका और तीसरा अंडाशय। आप इन तीनों के बारे में ऑलरेडी जानते हो, तो वर्तिकाग्र के बारे में लिख सकते हो कि वर्तिकाग्र परागकणों के लिए अवतरण मंच की तरह कार्य करता है, चिपचिपा होता है। वर्तिका लंबा होता है, दीर्घीकृत होता है। अंडाशय निचला आधार वाला भाग होता है, फूला हुआ होता है। और अंडाशय के अंदर गर्भाशयी गुहा होती है, मतलब लोक्यूल होता है, कोष्ठ होता है। गर्भाशय गुहा के अंदर और क्या हमारे पास में देखने को मिलता है, वहां पे बीजांड देखने को मिलता है, ठीक है सर जी। तो ये इसका आप आंसर लिख सकते हैं। चलिए डन 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 डन, कोई समस्या, कुछ डाउट्स हैं आपके? डाउट्स देख लेता हूं मैं। किस वजह से इसे जुड़े हुए होते हैं मेरे लाडले? नो स्पेशल रीजंस, नो स्पेशल रीजंस, बस जुड़े हुए होते हैं। सब प्लांट्स के अंदर कुछ अलग अलग क्वालिटीज होते हैं, तो किसी के अंदर जुड़े होते हैं, किसी के अंदर जुड़े हुए नहीं होते हैं। 7:30 बेटा जी, 10 मिनट के लिए 10-15 मिनट और क्लास चलती है, चलेगी, ठीक है, ओके। सर ये बहुअंडपी और युक्त अंडपी एक ही है? हाँ, एक में ही आ रहा है। चलो, हे भगवान, आपने पेपावर और माइचेलिया नहीं देखा क्या? आपने पेपावर और माइचेलिया नहीं देखा क्या? नहीं देखा क्या? चलो आओ, एक छोटी सी बात और उसको जरा आराम से क्या करो, सुनो, स्पेशल पॉइंट सुनाऊं आगे की बात? हाँ जी, सुनाऊं आगे की बात? सर सेल्फ नोट्स बनाना पड़ेगा मेरे बच्चा, मेरा तो यही सजेशन है कि आप खुद से अपने क्या करें, नोट्स बनाएं। बेटा जब हम खुद से अपने नोट्स बनाते हैं वो ज्यादा फायदेमंद होते हैं, वो ज्यादा अच्छे होते हैं, ठीक है, वो ज्यादा अच्छे होते हैं। शुक्रिया बच्चा, आप लास्ट 2 ईयर से पढ़ रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। यस, अभी पोल कराइएगा? हाँ पोल कराऊंगा, लेकिन अभी थोड़ी देर से, मतलब ये एक छोटा सा स्पेशल पॉइंट समझा दो उसके बाद में। देखो मेरे लाडले, देखो जैसे मनुष्यों के अंदर 2 चीज होती है, एक तो होता है मेल होता है और एक होता है क्या, फीमेल। मनुष्यों के अंदर मेल और एक होता है क्या, फीमेल। वैसे ही फ्लावर्स के अंदर, प्लांट्स के अंदर भी क्या होता है, एक होता है मेल और एक फीमेल होता है, ठीक है ना। एक होता है मेल और एक होता है हमारे पास में फीमेल। मुझे ये बताओ कि मनुष्यों के अंदर जो नर युग्मक होता है उसे हम क्या नाम देते हैं? थोड़ा सा ये जनरल नॉलेज का क्वेश्चन है, अगर आपको पता हो तो बता देना, नहीं पता हो तो भी कोई दिक्कत वाले। मनुष्यों के अंदर जो नर युग्मक होता है उसका नाम क्या होता है, जल्दी से बताओ। मनुष्यों के अंदर जो नर युग्मक होता है उसका क्या नाम होता है? सर जी हमने ऐसा सुना है, उसका नाम शुक्राणु होता है, स्पर्म उसका नाम होता है। बिल्कुल सही सुना है, बिल्कुल सही सुना है। मनुष्यों के अंदर जो नर युग्मक होता है मेरे लाडले, उसका नाम हमारे पास में क्या हो गया, स्पर्म हो गया, शुक्राणु उसको हम बोलते हैं, ठीक है ना मेरे बच्चा। यहां पर हम बात कर रहे हैं, हम जो चैप्टर पढ़ रहे हैं वो हमारे प्लांट का चैप्टर है, प्लांट से रिलेटेड चैप्टर है। और इस प्लांट के चैप्टर के बारे में अगर हम बात करें तो प्लांट में भी नर युग्मक होता है और मादा युग्मक होता है।
ठीक ना। प्लांट के अंदर मेरे बच्चा जहां पर भी मेल शब्द आएगा, जहां पर भी मेल आएगा, मेल नर वर्ड आएगा नर, तो नर के लिए हमेशा एक शब्द यूज करेंगे हम माइक्रो। नर के लिए कौन सा वाला शब्द यूज करेंगे? माइक्रो, लघु शब्द यूज करेंगे, ठीक है। और मादा के लिए हम एक शब्द यूज करेंगे कौन सा वाला? मैक्रो, सॉरी मेगा, मैक्रो नहीं मेगा। इसी को हम क्या बोल देंगे? गुरु बोल देंगे। मेरी बात जरा ध्यान से सुनो, इस चैप्टर का मतलब बहुत एक बेसिक सा पॉइंट है, बहुत बेसिक सा पॉइंट। मैंने आपसे ये कहा कि इस चैप्टर के अंदर जब भी नर की बात होगी, प्लांट में जब भी नर की बात होगी, तो हम कौन सा शब्द यूज करेंगे? माइक्रो शब्द यूज करेंगे। और मादा की जब बात होगी तो हम मेगा शब्द यूज करेंगे। जैसे मनुष्यों के अंदर नर युग्मक होता है उसको हम स्पर्म बोलते हैं, ठीक इसी तरह से इस प्लांट के अंदर जो नर युग्मक होगा, मैंने कहा नर के लिए आप माइक्रो शब्द यूज कर रहे हो, तो नर युग्मक को हम क्या बोलेंगे? नर युग्मक को मेरे बच्चा हम लघु बीजाणु बोलेंगे। नर युग्मक को हम क्या नाम दे देते हैं? लघु बीजाणु नाम दे देते हैं। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है क्या? इस चैप्टर के अंदर प्लांट्स के अंदर जो नर युग्मक होता है उसे हम क्या नाम देंगे? लघु बीजाणु नाम देंगे, ठीक है। मादा के लिए कौन सा वर्ड यूज कर रहे हैं? हम गुरु यूज कर रहे हैं, तो मादा युग्मक का नाम हमारे पास में क्या हो जाएगा? गुरु बीजाणु हमारे पास में उसका नाम हो जाएगा, गुरु बीजाणु उसका हमारे पास में नाम हो जाएगा। मेरी बात समझ में आ गई है क्या? मेरी बात समझ में आ गई है क्या? चलो आओ आगे की बात जरा ध्यान से सुनो, एक शब्द जरा ध्यान से सुनो। जनरल नॉलेज सिखा रहा हूं, थोड़ा सा जनरल नॉलेज। हमारे इस चैप्टर में कहीं पर भी एक शब्द आए धानी, धानी, अगर कहीं पर भी आपको एक शब्द सुनाई दे धानी, धानी का मतलब क्या होगा? थैली के जैसी संरचना, थैली के जैसे हमारे पास में क्या होगी? एक संरचना। कहीं पर भी अगर धानी शब्द आ गया तो धानी का मतलब होगा थैली के जैसी एक संरचना। ओके, बात समझ में आ रही ना? ओके, मेरी बात समझ में आ रही? प्लांट्स में नर के लिए माइक्रो, मादा के लिए मेगा, और कहीं पर भी धानी शब्द आ गया उसका मतलब थैली होगा, ठीक है। तो नर युग्मक को हम क्या बोलते हैं? लघु बीजाणु प्लांट्स में। मादा युग्मक को क्या बोलते हैं? गुरु बीजाणु, ठीक है ना। लघु बीजाणु जहां पर बनता है, लघु बीजाणु जहां पर बनता है, जिस थैली में लघु बीजाणु बनता है उस थैली को मेरे लाडले हम नाम दे देते हैं लघु बीजाणु धानी। जिस थैली के अंदर लघु बीजाणु बनता है उसका नाम हमारे पास में हो जाएगा लघु बीजाणु धानी, उसका हमारे पास में नाम हो जाएगा। सर धानी का मतलब क्या? थैली। ऐसी थैली जहां पर लघु बीजाणु बन रहा है उस थैली को मेरे बच्चा हम लघु बीजाणु धानी के नाम से जानेंगे। क्या मेरी बात समझ में आ गई? दूसरी बात, ऐसी थैली जहां पर गुरु बीजाणु बनेगा उस थैली को हम नाम दे देंगे वो गुरु बीजाणु धानी हो चली, वो हमारे पास में क्या हो जाएगी? गुरु बीजाणु धानी हो चली। ऐसी थैली जहां गुरु बीजाणु बन रहा है उसे हम बोलेंगे वो गुरु बीजाणु धानी हो गई। ये स्पेशल सा पॉइंट अगर समझ में आ गया है तो एक बार फायर इमोजी भेज दो, फायर इमोजी भेज दो जल्दी से, जल्दी से मेरे बच्चा, बिना देरी के मेरे लाडले, बिना देरी किए हुए मेरे लाडले फटाफट से क्या कर दो? बता दो अगर इतनी बात समझ में आ गई तो। नर युग्मक को हम इस चैप्टर में प्लांट का नर युग्मक को लघु बीजाणु बोलते हैं, मादा युग्मक को गुरु बीजाणु बोलते हैं। नर युग्मक लघु बीजाणु जहां जिस थैली में बनेगा उस थैली को हम क्या बोलेंगे? लघु बीजाणु धानी। और जहां पर मादा युग्मक गुरु बीजाणु बनेगा उस थैली को हम क्या नाम देंगे? गुरु बीजाणु धानी नाम देंगे। ओके, बहुत अच्छी बात है। चलो ओके मेरे लाडले आ जाओ। दौड़ रहा है खून की नसों के अंदर, ये चीजें दौड़ रही है ना, अच्छी बात है। आ जाओ अब सुनो, मैं मैथ स्टूडेंट हूं सर। भैया मैथ्स की क्लास क्यों नहीं देख रहे हो तुम यार? मैथ्स स्टूडेंट हो यार, तुम मैथ्स की क्लास नहीं देख रहे हो यार? हाँ, मैथ्स वाले मास्टर की क्लास क्यों नहीं देख रहे हो? चलो सुनो जरा ध्यान से। लघु बीजाणु धानी को ही हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था, याद है? थोड़ी देर पहले हमने लघु बीजाणु धानी को पढ़ा था। कहां पढ़ा था? हमने तो नहीं पढ़ा, बताओ एक बार कहां पढ़ा हमने? ऐसे ही बोल देते हो सबके पढ़ा था। ये देखो यहां पे लघु बीजाणु धानी, ये अंदर
कहां पर होती है लघु बीजाणु धानियां? परागकोश के अंदर होती है। कहां होती है? परागकोश के अंदर। तो लघु बीजाणु धानी अगर ये शब्द यूज हो, लघु बीजाणु धानी ये शब्द अगर यूज हो, तो ध्यान रखना मेरे बच्चा, किसकी बात चल रही होगी? परागकोश की बात चल रही होगी। सीधी सिंपल सी बात मैं आपसे यह कहना चाह रहा हूं कि लघु बीजाणु धानी को ही हम क्या नाम दे देते हैं? परागकोश नाम दे देते हैं। लघु बीजाणु धानी को ही हम क्या नाम दे देते हैं? परागकोश नाम दे देते हैं। ये बात याद रखना। चैप्टर खत्म हो जाता है लोगों का, लेकिन उन्हें यह नहीं पता होता कि परागकोश और लघु बीजाणु धानी दोनों सेम चीज होती। ठीक है। जो गुरु बीजाणु होता है, जो मादा युग्मक होता है, वो कहां पर बनता है? किसके अंदर बनता है? मादा युग्मक जो होगा, जो गुरु बीजाणु होगा मेरे बच्चा, वो इस बीजांड के अंदर बनता है। किसके अंदर? इस बीजांड के अंदर बनता है। कौन? मादा युग्मक अंदर, यहां पर बनता है गुरु बीजाणु। इसलिए इस बीजांड को ही हम क्या नाम देते हैं? गुरु बीजाणु धानी नाम देते हैं। इसी को मेरे बच्चा हम क्या नाम देते हैं? गुरु बीजाणु धानी भी कहते हैं। गुरु बीजाणु धानी भी कहते हैं। किसको कहते हैं बेटा? किसको कहते हैं मेरे लाडली? इस बीजांड को ही हम क्या नाम दे देते हैं? गुरु बीजाणु धानी भी नाम दे देते हैं। तो इसमें कोई समस्या नहीं आना चाहिए। भविष्य में अगर मैं बीजांड को गुरु बीजाणु धानी लिखूं या गुरु बीजाणु धानी को बीजांड लिखूं, आप समझना दोनों एक ही बात है मार्ट साहब, दोनों एक ही चीज है। बोलो मेरी बात समझ में आ गई है क्या? स्पेशल पॉइंट अलग हट के है, ठीक है ना, अलग हट करके इसको पॉइंट में मैंने आपको लिखा है ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो। फिर से एक बार बता देता हूं, नर युग्मक को हम लघु बीजाणु कहते हैं। लघु बीजाणु जहां पर बनता है उस थैली को लघु बीजाणु धानी कहते हैं। इसी को हम परागकोश के नाम से भी जानते हैं। मादा युग्मक, इसे हम गुरु बीजाणु कहते हैं। ये जहां पर बनता है उस थैली का नाम गुरु बीजाणु धानी होता है और इसी को हम बीजांड के नाम से भी जानते हैं। एक सवाल बहुत अच्छा करा रहा हूं, अगर आपको समझ में आ जाए तो इस सवाल का जवाब दे देगा। ठीक है ना? अगर ये सवाल समझ में आ जाए तो इसका जवाब दे देना। आराम से करो, आराम से सवाल का जवाब दो। ठीक है। इसके बाद में हम आपका डाउट देख लेंगे। ठीक है ना? कब तक चलेगा सर जी, कब तक चलेगा, हम तो अब थक गए हैं सर जी। अबे नालायको, इतनी जल्दी यार है? इतनी जल्दी थक गए? ए राह के मुसाफिर, अभी से थक गया है तू, ऐसे कैसे पहुंचेगा भैया? कैसे पहुंचोगे भैया? ठीक है ना? इस सवाल को कराने के पीछे का मेरा रीजन सिर्फ इतना सा है। ठीक है ना? ऐसा नहीं है सवाल हार्ड है या आपके लेवल का नहीं है, आपके एग्जाम में नहीं पूछा जा सकता, ऐसा कुछ नहीं है। ये नीट जैसे एग्जाम के अंदर पूछा गया सवाल है और इस सवाल को मैं सिर्फ इसलिए करा रहा हूं ताकि आपको खुद के ऊपर भरोसा हो, इसलिए मैं इस सवाल को करा रहा हूं। आप अगर चीजों को अच्छे से समझ लेते हो, अगर आप अच्छे से उसको पढ़ लेते हो, कॉन्सेप्ट अगर आपको अच्छे से बताया जा रहा है, तो आप यूपी बोर्ड तो छोटी सी चीज है, आप बड़े से बड़े एग्जाम का सवाल का आंसर भी दे सकते हो। जैसे कि आप इस सवाल का आंसर हवा में निकाल दे रहे हो, जबकि ये कौन से एग्जाम में आया हुआ सवाल है आप खुद देख पा रहे हो। ठीक है ना मेरे बच्चा? तो करेक्ट आंसर हमारा इसके पास में क्या आ गया है? बीजांड। ओके मेरे लाडले, ए इज द करेक्ट आंसर। 91% बच्चा मेरा आंसर दे रहा है। 91%, 90 से ज्यादा परसेंट बच्चा आंसर दे रहा है। ये हुई ना बात मेरे लाडलो। चलो एक सवाल और फेंक करके मार रहा हूं। चलिए एक सवाल और मैंने आपको फेंक करके मारा है, इस सवाल का जवाब दीजिएगा आराम से। एक सवाल और, अगेन 2016 खतरनाक एक एग्जाम। आप में से बहुत से बच्चे उस एग्जाम का सपना भी देख रहे होंगे और आप अभी क्लास 12 के अंदर उस एग्जाम का सवाल सॉल्व कर पा रहे हो। ठीक है ना? गौरी बेटा जी आई एम सो सॉरी, हो सकता है नेटवर्क का थोड़ा कम ज्यादा हो, दैट्स वाई ये क्या हो रहा होगा, आपका पोल पहुंच नहीं पा रहा होगा। ओके मेरे बच्चा, कोई बात नहीं, आप अपना आंसर ईमानदारी से क्या कीजिए, कमेंट के अंदर रख दीजिए।
ठीक है मेरे बच्चा, चलो बहुत बढ़िया मेरे लाडलो, मेरे मुन्नाओ, मेरे चुन्नाओ, बहुत बढ़िया हो, बहुत बढ़िया हो। ला 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 लाल दुपट्टा उड़ गया रे तेरे हवा के झोंके से। यस, करेक्ट आंसर क्या है? ओ पोल स्टार्ट नहीं। अबे यार नालाई को तुम लोग बताया तो करो यार कि पोल स्टार्ट नहीं किया भाट साहब आपने। अरे यार लाडलो यार ये गलत बात है यार, इट्स वेरी वेरी रॉन्ग, इट्स वेरी वेरी रॉन्ग मेरे बच्चा। इट्स वेरी वेरी रॉन्ग। ला 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 ला। ओ तेरी की, ये क्या हुआ? चलिए अगेन इस सवाल का करेक्ट आंसर हमारे पास में आता है मेरे बच्चा, क्या सी इज द करेक्ट आंसर। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है इसके अंदर। ओ माय गॉड भाई ये क्या है? वही सेम सवाल तो था। गुरु बीजाणु धानी किसके समान है? बीजांड के समान है। अब बीजांड किसके समान है? तो गुरु बीजांड। अबे उल्टा ही तो पूछा है, उल्टा ही तो पूछा है। अब क्या यार भैया यार, तुमने पूरे दिल के अरमा आंसुओं में बह गए। अच्छा गाना गा करके आपने हमको गुमराह कर दिया। अब ये दोनों सवाल उल्टे ही तो हैं। यहां पे पूछा गुरु बीजाणु धानी किसके समान है? बीजांड के। यहां पे पूछा बीजांड किसके समान है? तो गुरु बीजांड। अबे उल्टा ही तो। A इज इक्वल टू बी और B इज इक्वल टू A, तो A B के समान B A के समान, एक ही बात हुई ना भैया। हे भगवान इनकी तारीफ कर दी जरा सी, इतने में ये तो हवा हवा ही हो गए, सीधे 90% से 70 पे आ गए। चलिए मेरे लाडले आज के इस सेशन के अंदर हम इन्हीं बातों को क्या कर चुके हैं, डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, आई होप सो आपको आज का ये सेशन बहुत शानदार लगा हो, फर्स्ट क्लास लगा हो। ठीक है ना, वीडियो कॉल कर लिया जाए यार आज, ठीक है ना, और कुछ बातचीत आपसे कर लिया जाए। आज सेकंड दूसरा हमारा लेक्चर था, स्पीड एकदम नॉर्मल मिनिमम हमने रखी और आराम से हम क्या कर रहे हैं, चल रहे हैं। ठीक है ना, सॉन्ग सुना दीजिए आज। अब 4 गाने सुना दिए भैया मैंने आज। सर भ्रूण कोश क्या होता है? धीरे धीरे आगे 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 बेटा जी आपको मैं बताऊंगा, धीरे 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 आगे आगे मेरे बच्चा जी आपको मैं बताऊंगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में हम लघु बीजाणु धानी की संरचना के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है ना, कुछ सवाल आपको उसके डीपीपी में देखने को आज मिल सकते हैं, उनको छोड़ दीजिएगा, उन सवालों को, डीपीपी वाले सवालों को आज छोड़ दीजिएगा। कल वाली जो क्लास होगी उसमें उन सवालों को क्या कीजिएगा, अटेंड कीजिएगा, क्योंकि लघु बीजाणु धानी वाला जो टॉपिक है वो अपन कल पढ़ेंगे। ठीक है मेरे बच्चा, आई होप सो आपको आज का ये सेशन बहुत शानदार, मस्त, जबरदस्त लगा हो, चीजें आपको एकदम बढ़िया से समझ में आई हो, ऐसी उम्मीद है, आशा है। ठीक है ना, मजा आया हो। सेकेंड क्लास थी हमारी, अपन उसको स्पीड मतलब एकदम मिनिमम में लेकर के चले हैं। लघु बीजाणु धानी की संरचना के बारे में हम कल डिस्कस करेंगे अब, और आज के इस सेशन में इतनी चीजों को हमने डिस्कस किया, बहुत सारे सवालों को किया, बहुत सारी चीजों को हमने पढ़ा। आई होप सो आज आपको इसमें मजा आया हो। एमसीक्यू क्वेश्चन, सब्जेक्टिव क्वेश्चन, हर तरह के क्वेश्चंस को हमने क्या किया है, देखा है। अगर सेशन आपको अच्छा लगा है तो कमेंट सेक्शन के अंदर लिख दीजिएगा सरकार, आप सभी का हम तक पहुंच जाएगा क्या, प्यार। ठीक है, आप सभी का हम तक पहुंच जाएगा क्या, प्यार। चलिए, जब पराग कोश को ही लघु बीजाणु धानी कहते हैं तो हम एग्जाम में कैसे डायग्राम बनाएं, लघु बीजाणु धानी या पराग कोश का? यशवी बहुत अच्छा सवाल पूछा है मेरे बच्चा। पराग कोश का डायग्राम पूछा जाए, लघु बीजाणु धानी का, दोनों का सेम सेम ही डायग्राम आपको बनाना है। ये सवाल मैं आपको कराऊंगा कल के सेशन में आपको ये सवाल कराऊंगा, और ये सवाल बहुत बार पूछा भी गया है यशवी बेटा जी, तो टेंशन ना लो, कल वाले क्लास में इसका सवाल मैं कराऊंगा और मैं बताऊंगा भी कौन सा वाला डायग्राम बना करके आपको आना है। ओके, टेंशन ना कर लो।
बीजांड काय क्या होता है मेरे बच्चा? शिवानी जी आपने ऑप्शन में देखा बीजांड काय, बट एक्चुअल में वो अभी आपको मैं पढ़ाऊंगा, जब बीजांड की संरचना पढ़ाऊंगा ना उसमें मैं आपको बीजांड काय के बारे में पढ़ाऊंगा, तो टेंशन न लो। भ्रूण कोश आगे पता चलेगा मेरे बच्चा, अभी मतलब थोड़ा सा होल्ड करो, आगे पढ़ाता हो जाऊंगा। क्वेश्चन ही नहीं समझ में आया इसे समझा दीजिए, कौन सा वाला? सिद्रा। गुरु बीजाणु धानी किसके समान होती है, हमसे ये पूछा है मेरे बच्चा, और मैंने आपको यहां पे पढ़ाया था मेरे लाडली कि गुरु बीजाणु धानी को ही हम क्या नाम दे देते हैं? गुरु बीजाणु धानी को ही अबे हम क्या नाम दे देते हैं? बीजांड नाम दे देते हैं। तो किसके समान है? गुरु बीजाणु धानी बीजांड के समान है, ऐसा आपको बताना था। सर क्या युक्तांडपी में ओव्यूल की संख्या भी अलग होती है? या ब्रो संख्या अलग होती है? या ब्रो मेरा नेटवर्क सही है तब क्यों लेट आ रहा है? संदीप जी कुछ रीजन की वजह से कभी कभी पोल लेट हो जाता है मेरे बच्चा। अंडप क्या होता है मेरे बच्चा? जायांग को ही हम मतलब उसी को इस तरीके से कोई हम अंडप के नाम से उसके 2-3 नाम दे देते। गुड़हल में भी फूल में भी बीजांड होता है जी भाई साहब, जहां बीज बनेगा उसे। ओहो बिल्कुल सुंदरम भाई, जब सर आएंगे एटीवी सर तो उनको जरूर मैं क्लास के अंदर लेकर के आऊंगा। नर मादा क्या होता है बेटा? मेल फीमेल यार, नर मादा मतलब मेल फीमेल यार मेरे बच्चा। प्लांट का मतलब क्या? ओहो देवेंद्र भाई लगता है आप मैथ्स वाले हो यार, मैथ्स वाले हो यार, मैथ्स वाले हो यार, वीडियो कॉल करना भाई, मैथ्स वाले हो यार, तभी पूछ रहे हो कि प्लांट का मतलब क्या होता है। स्पर्म एंड ओवम, यस। लॉन्ग आंसर की कॉपी में कब से लिखना है? शिल्पी, हाँ शिल्पी ने अच्छा सवाल पूछा है। अगर आप लॉन्ग आंसर लिख रहे हो मेरे बच्चा तो उसकी एक दूसरी कॉपी ले लेना, 200 पेज की एक नॉर्मल कॉपी ले लेना, उसमें लॉन्ग आंसर्स को लिखना। जब समय मिले ना तब लॉन्ग आंसर्स को लिखना, ठीक है ना। जैसे मेन तुम्हारा काम जो होना चाहिए डेली का वो ये होना चाहिए कि आज सर ने क्लास में पढ़ाया, जैसे मैंने आज में क्लास में पढ़ाया, आपने शॉर्ट नोट्स को लिख लिया, ये आपका मेन प्रायोरिटी वाला काम होना चाहिए मेरे बच्चा, ठीक है ना, कि हमको शॉर्ट नोट्स तो बनाने ही है सर, ये कुछ भी हो जाए। पहली बात शॉर्ट नोट्स को रिवाइज कर लेना, उसके बाद में फिर समय बचे तो जो लॉन्ग क्वेश्चन मैं क्लास में कराता हूं उसको क्या कर लेना, लिख लेना, ठीक है ना। यस मेरे बच्चा सृष्टि, यस शिल्पी का जवाब दे दिया। हैप्लॉइड डिप्लॉइड क्या होता है? जोया हैप्लॉइड डिप्लॉइड जब अभी मतलब आएगा, आने वाली क्लासेस में हैप्लॉइड डिप्लॉइड कॉन्सेप्ट आएगा, वहां पे मैं आपको बताऊंगा कि हैप्लॉइड डिप्लॉइड वाली कहानी क्या है। जहां जो चीज आएगी मेरे बच्चा वहां पर वो चीज मैं आपको डिटेल में बताता हुआ चलूंगा, टेंशन वाली बात नहीं है। सर जी लीडर बोर्ड दिखा दीजिएगा, ये है आपका लीडर बोर्ड, 7 सवाल कराए हैं और बहुत सारे, ये 10 बच्चे हमारे जिन्होंने 7 में से 7 सवाल का आंसर दिए, आपके कितने सही हुए ये मुझे बता दीजिएगा। हाँ जी, सबसे ऊपर है हमारे पास में साक्षी, फर्स्ट नंबर पर है। सेकंड नंबर पर हमारे पास में आयुष है, शिखा हमारे पास में है, प्रखर भाई चौथे नंबर पर, अनिकेत भाई है, लक्ष्य भाई है, फोटोकॉपी, कृष्णा, आयुष, अमन हमारे पास में है। बहुत बढ़िया मेरे लाडले, आप बहुत अच्छी तैयारी कर रहे हो, बहुत अच्छे उस पर चल रहे हो मेरे लाडले, रास्तों पर चल रहे हो, ऐसे ही हमको लगे रहना है और आग लगा देनी है, ठीक है ना मेरे बच्चा। ओके हाँ ऊपर वाला, ऊपर ऊपर दिस वन, हाँ हाँ ऊपर ऊपर ऊपर, ठीक है चलिए। ओके मेरे बच्चा, शुक्रिया साक्षी जी। आई नो दैट मेरे पास मुझे मतलब बहुत सारे तुम लोगों के नाम याद हो गए हैं, तो आई नो कि तुम लोग बहुत, कुछ बच्चे ऐसे हैं जो क्लास 10th से पढ़ रहे हैं, ठीक है। शुक्रिया, थैंक यू सो मच आप लोगों के प्यार के लिए यार, ठीक है, बहुत बहुत आभार आपके प्यार के लिए। कुछ बच्चों से आज हम डिस्कशन कर लेते हैं, बात कर लेते हैं। ओके चलिए, ताकि आपको भी पता चल जाए कि अपने पास में बात करने का भी अपने पास में क्या है, ऑप्शन है। ओके निष्ठा भी नाम मुझे सुना सुना सा लग रहा है, शायद से निष्ठा भी पुरानी स्टूडेंट है। कुछ बच्चों से आज हम डिस्कशन कर लेते हैं, बात कर लेते हैं। ओके चलिए, ताकि आपको भी पता चल जाए कि अपने पास में बात करने का भी अपने पास में क्या है, ऑप्शन है। ओके आवाज आ रही मेरी? निष्ठा भी नाम, मेरी आवाज मुझे आ रही। निष्ठा भी पुरानी स्टूडेंट है। कुछ बच्चों से आज हम डिस्कशन कर लेते हैं, बात कर लेते हैं। फोन उठाइए यार, ताकि आपको भी पता चल जाए कि अपने पास में बात करने का भी अपने पास में क्या है, ऑप्शन है। आवाज आ रही मेरी?
ओके, आवाज आ रही मेरी? मेरी आवाज मुझे आ रही, आवाज आ रही है टीवी में मेरी? फोन उठाइए यार। आज पहली पहली सी क्लास है बेच के अंदर, मतलब पहली पहली बार वीडियो कॉल है। यस, धीरे 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 अपन एक रूल के हिसाब से मतलब हर वीक में वीडियो कॉल किया करेंगे 10-15 बच्चों को, ठीक है ना। सैटरडे, जैसे कि सैटरडे के दिन। हेलो 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 हेलो, आपको मेरी आवाज आ रही है क्या मेरे बच्चा? ये अनम्यूट करना पड़ेगा आपको, आपके पास में ऑप्शन होता है ऐसा अनम्यूट करने का, तो आप अनम्यूट करेंगे तब आपकी आवाज मेरे पास पहुंचेगी मेरे बच्चा। जैसे कि भाई शिवम भाई अभी मुझे दिखने लगे थे। शिवम भाई दिख जाओ यार, शिवम भाई, अरे शिवम भाई दिख जाओ, दिख जाओ। क्या हाल है शिवम भाई, क्या चल रहा है? हेलो 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 हेलो, शिवम भाई, अरे मैथ्स वाले हो? दिख जाओ, दिख जाओ भाई साहब। मैथ्स वाले शिवम भाई, मैथ्स वाला बच्चा। भाई तुम बायो में क्या कर रहे हो आज? अभी खत्म हुआ क्लास अभी। मैथ्स वाला क्लास खत्म हो गया इसलिए इधर आ गए? हेलो हेलो हेलो। वाह यार, कैसा लग रहा है बायोलॉजी पढ़ के? सर बायोलॉजी पढ़ना था लेकिन घर वाले पढ़ा ही नहीं। क्या बोल दिया घर वालों ने? घर वाले बोले पीसीएम करो। अच्छा ऐसा है क्या? तो बायोलॉजी में मतलब इंटरेस्ट था क्या? हाँ थोड़ा बहुत था। थोड़ा बहुत था। मैथ्स में ज़्यादा है कि कम है? मैथ्स में ज़्यादा है, थोड़ा ज़्यादा ही है। चलिए बहुत अच्छी बात है, तो जो इंटरेस्ट हो वो वाला काम करना चाहिए वैसे तो। यस सर। ठीक है भाई, कुछ पूछना है आपको आप पूछ सकते हैं, ऐसे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर आपको हाँ सर, वो क्या बोलते हैं, कॉम्प्लेक्स बोरासी सर पढ़ाइए ना टेस्ट के लिए। सर मतलब अभी यहाँ पे है नहीं, मतलब स्टूडियो में अभी, मतलब वो केमिस्ट्री के लिए। यार ब्रो, ये चीज़ें तो ऐसा है कि मतलब हम डिसाइड नहीं कर सकते यार, उसके लिए माफ़ी चाहूँगा। कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो हम नहीं डिसाइड कर सकते, ठीक है। आई होप दो टीचर है ना, दो टीचर। इसके रिगार्डिंग में यार मतलब कुछ बोल नहीं पाऊंगा इसमें यार, सॉरी फॉर दैट। ओके, ठीक है सर। कुछ और मैथ्स के लिए इस बारे में मैं कोई डिस्कशन नहीं कर पाऊंगा भाई। सॉरी, माफी चाहूंगा यार। ठीक है सर। ओके चलिए, प्रणाम। प्रणाम भाई। हेलो 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 निशा, इस तरह से मतलब तुम्हें आज बस वीडियो कॉल का ट्रेलर मुझे देना था। एक्चुअल में तुम्हें ट्रेलर देना था कि वीडियो कॉल वगैरह अपन करते हुए रहेंगे, ठीक है ना। हर वीक में अपने सैटरडे के दिन जो क्लास होगी ना, उसमें अपन क्या करेंगे, वीडियो कॉल जरूर किया करेंगे। ओके चलिए, तो शुक्रिया, थैंक यू सो मच मेरे लाडलो आज के इस प्यारी सी क्लास के लिए। वीडियो कॉल मैंने आज 1-2 लोगों को बस यूं ही ट्रेलर के लिए तुम लोगों को मैंने किया है। एक्चुअल में अपन सैटरडे के दिन फुल टू मतलब 10 से 15 बच्चों को करेंगे जो बहुत अच्छे स्कोर कर रहे होंगे। मतलब मैं ऐसा नहीं, मतलब सभी को अपन करेंगे 10-15 बच्चों को। तो आज के इस सेशन में हम यहीं पर आपसे लेते हैं विदा। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल। अपना बहुत ज्यादा ध्यान रखिएगा और देखते रहिएगा सरकार को। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।